क्या हाल चाल भाई। क्या हाल चाल है पंटर लोगों। चालू करें। कौन कौन ऐसा है जो इस साल सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा है? सारे ही पढ़ रहे हैं। फिर सबके नंबर क्यों नहीं आ रहे? हाँ भाई, सबके नंबर क्यों नहीं आ रहे? सिलेबस क्यों नहीं पूरा हो रहा? डर क्यों लग रहा है? हैं? चालू करें। कल सिलेबस, सॉरी 11th कंप्लीट हो जाएगा, एक बहुत बड़ा पार्ट। और कंप्लीट एक प्लान आपको दे दिया जाएगा 11th का। और एक महीने के अंदर पूरा रिवाइज किया जाएगा। तो जो बच्चा करना चाहेगा करेगा। यूट्यूब टेलीग्राम बैच में मिलाकर मैं सब कुछ कराऊंगा, काफी सारी चीजें हैं। शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे उसमें, काफी सारी चीजें प्लान करता हूँ। और उसको एक महीने सीरियसली फॉलो करते हैं। जहां पर समरी लेक्चर लगेंगे वो भी दिए जाएंगे, जैसे जैसे भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाँ, मैं डरा रहा हूं। माइलस्टोन टेस्ट होगा, वहीं से कंटिन्यू कर देंगे। माइलस्टोन टेस्ट का एक नया प्लानर बना के दे देंगे। यस। हाँ, कंटिन्यू करेंगे 100%। लेवल थोड़ा सा मुश्किल ही रखेंगे। 2 टेस्ट आपने दिए, आपको समझ में आया होगा। लेवल थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है। माइलस्टोन टेस्ट का नीट एडवांस की बुक से भी, ताकि आप बुरे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहें। समरी वाला वीडियो बेटा यूट्यूब पर दूंगा। ठीक है। हाँ, ठीक है वंशराज गौतम। कल का लेक्चर बेटा सर्वेश सर को ना देख के मैं मंडे वाला कोशिश करता हूं, ताकि वेडनेसडे से मैं स्टार्ट कर सकूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा आप लोग बोलेंगे। वैसे मैं क्लासेस कल मॉर्निंग में नहीं, मंडे मॉर्निंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट सोच रहा था स्टार्ट करने का। मंडे मॉर्निंग में, क्योंकि उस दिन एसीपी सर की क्लास नहीं है। ठीक है। यस। हाँ, क्योंकि उनकी फिर 2 क्लास हो जाएगी, 2 थोड़ी आप कर पाओगे एक साथ। इंद्रजीत, आपके गांव के बच्चे को जीएमसी अलॉट हुआ, ये बहुत खुशखबरी की बात है कि जीएमसी अलॉट हुआ है। और अच्छी चीज है बेटा, आप लोगों को भी अलॉट हो। 525 नंबर दिखने में कम लगते हैं, पर उतने आसानी से आते नहीं है। नीट 2025 का पेपर टफ नहीं था, नॉर्मल पेपर था। 24 के कंपैरिजन, 24 तो बहुत ही ज्यादा आसान था, है ना। उससे कंपैरिजन में एक नॉर्मल पेपर था, जिसे हम कहते हैं कि एक नॉर्मल तैयारी वाले बच्चे को उतना आना चाहिए। यस। हाँ, चले बेटा, चैट को ऑफ करें। देखो बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है मेरे से सेकंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ रहे हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आने वाले एक महीने में आपको 11th रिवाइज करके दूं। मैं करूंगा और साथ में आप भी करेंगे। जो जो काम देता जाऊंगा उसको करते हुए चलो, डेली टारगेट देके आपको एक महीने के अंदर पूरी 11th को रिवाइज करने का फुल प्लान दे देते हैं। और फिर उसके साथ साथ 12th चलती रहेगी। जब 11th आपकी चल मतलब रिवाइज हो रही होगी, 12th के टॉपिक में क्या चल रहा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट और जेनेटिक्स स्टार्ट हो चुकी होगी। चांसेस ये है कि हम नवंबर और दिसंबर एंड मतलब 20-20 तारीख तक जेनेटिक्स फिनिश कर रहे होंगे, ऐसा मान के चलो। क्योंकि जेनेटिक्स में टाइम लगता है, दोनों चैप्टर बड़े हैं। तो 12th में जो मेन सिलेबस है 13 चैप्टर है, 13 में से 3 इकोलॉजी के हो गए, एक माइक्रोब्स 4, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 और 2 जेनेटिक्स। तो 7 चैप्टर आपके किसके हैं बेटा? आपके बॉटनी के। 6 चैप्टर आपके जूलॉजी के हैं। तो कंपैरेटिवली आप देखोगे कि वेटेज जो है बॉटनी की 12th में काफी अच्छी खासी है। और क्योंकि जेनेटिक्स होने की वजह से टाइम लगता है उसको कराने में। यस। हाँ, कल मेरी क्लास होगी, सुबह है 9 बजे। आज चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता, 5 हार्मोन पढ़ाने बेटा, समझा के पढ़ाने, रटवाना नहीं है। तो टाइम लगेगा। 5 हार्मोन आज नहीं पढ़ सकते हम, है ना, कुछ भी करके नहीं पढ़ सकते। 5 हार्मोन नहीं पढ़ सकते, और उसको हापड़ दापड़ में कराने का कोई फायदा नहीं। आज और कल में मिलके हम 5 हार्मोन कराएंगे। ठीक है, चीजें आप थोड़ी सी अपने अंदर और अच्छे से करेंगे आज। ठीक है। यस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? ग्रोथ पढ़ लिया है भाई, डेवलपमेंट पढ़ लिया है।
सब लोगों को ये याद है कि ग्रोथ के क्या क्या फीचर होते हैं? प्लांट ग्रोथ के ओपन होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, यस याद आ रहा है। उसके अलावा ग्रोथ को प्रोटोप्लास्ट से प्रोपोर्शनल मेजर करते हैं, ड्राई वेट, फ्रेश वेट, लेंथ, वॉल्यूम। फिर उसके बाद हमने अर्थमेटिक ग्रोथ रेट पढ़ा था, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट पढ़ा था। अर्थमेटिक इक्वेशन याद है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, और डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी, ये ज्योमेट्रिक की थी। क्लियर है। उसके बाद आपने फेजेस भी पढ़े थे, मेरिस्मेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन फेज। उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था बेटा? हमने पढ़ाया था एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। उसके बाद हमने डेवलपमेंट मतलब फैक्टर्स, कंडीशंस पढ़ाई। उसमें एक पानी होता है, एक मेरे पास क्या होता है, पानी क्या काम करता है? टर्जिडिटी मेंटेन करता है, सेल को बड़ा बनाता है। उसके अलावा एंजाइम को काम करने के लिए मीडियम देता है। ऑक्सीजन क्या देता है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है। तीसरी चीज हमने बोली थी, मान लो टेम्परेचर है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है प्लांट को काम करने के लिए। फिर हमारे पास न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, मैक्रो और माइक्रो चाहिए होते हैं। उसके बाद लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये चीजें हो गई। फिर हमने आपको नेक्स्ट क्या पढ़ाया था? हमने आपको डेवलपमेंट पढ़ाई थी। तो डेवलपमेंट कैसे होती है बेटा? डेवलपमेंट में एक टॉपिक पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसकी होती है? प्राइमरी मेरिस्टेम की। डी डिफरेंशिएशन किसकी होती है? परमानेंट सेल्स की। क्या बनती है? सेकेंडरी मेरिस्टेम, कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है? याद करो बच्चे, रीडिफरेंशिएशन क्या होता है? किसी भी परमानेंट मतलब क्या नाम है, डिवाइडिंग सेल जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, उससे दोबारा परमानेंट बनना, है ना। जैसे कि कॉर्क हो गई, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये टॉपिक आपको बताए थे। उसके बाद मैंने बोला था डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ भी होता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन भी होता है और सेनीसेंस भी होता है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो उसमें ग्रोथ हो गया, सीड जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और सेनीसेंस। सेनीसेंस का मतलब होता है बूढ़ा होना, ग्रोइंग ओल्ड, या नेचुरल डेथ, मतलब एक तरीके से बूढ़े होके डेथ होने को क्या बोलते हैं? सेनीसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक तरीके से सेनीसेंस बोलते हैं। याद आ रहा है ये चीज? ठीक है। अब यहां से हम आगे जा रहे हैं। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि बेटा हमारे पास क्या है, एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब समझो, प्लांट को अगर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है तो वो लाइफ के डिफरेंट फेजेस फॉलो करता है या डिफरेंट तरीके से ग्रो करता है। प्लास्टिसिटी का एक उदाहरण है हेट्रोफिली। किसी प्लांट में दो तरह की लीफ होना, उसे कहते हैं हेट्रोफिली। कॉटन, कोरिएंडर, लरक्सपर, इनमें डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, मतलब प्लांट चाहे किसी भी कंडीशन में हो, दो तरह की लीफ बनती है। एक प्लांट होता है जिसका नाम बटर कप है, पानी में अलग तरह की लीफ होती है, लैंड पर अलग तरह की लीफ होती है। क्लियर है। उसके बाद मैंने लास्ट आपको क्या पढ़ाया था? आपको याद है? मैंने आपको पढ़ाया था ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के फैक्टर होते हैं। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक, टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट, ये सारे, और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक दो तरह के हैं। एक सेल के अंदर, तो सेल के अंदर को क्या बोलोगे? इंट्रासेलुलर, उसमें कौन आ जाएगा? जीन आ जाएगा। और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर। तो इंटरसेलुलर का मतलब ये वो केमिकल्स होते हैं जो सेल के बीच में होते हैं और जाकर अपना इंपैक्ट दिखाते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ब्रजेश्वर मंडल बेटा प्लीज इस तरीके से सलाह मत दो, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्लास कल लग गई है और बहुत सारे बच्चों को पता है, तो उसमें ज्यादा चेंजेस मैं नहीं करूंगा, है ना। डन है? हाँ, तो कल इसको फिनिश कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर को अभी पढ़ाई करते हैं, फिर कल बात करेंगे। यस। हाँ हाँ, क्लास ले सकते हो, लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने जस्ट रिवाइज किया है, प्लांट हार्मोन स्टार्ट कर रहे हैं। प्लांट हार्मोन क्या है? आप लोगों को मैंने लास्ट जो बताया वो क्या है, याद करो। प्लांट हार्मोन इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर है बिटवीन सेल्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स का एक और नाम होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अगर ज्यादा अच्छा नाम मैं रखना चाहूं तो प्लांट डेवलपमेंट रेगुलेटर लिखना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ ग्रोथ कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ के अलावा डिफरेंशिएशन, डेथ, ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। तो इनका वैसे तो नाम होना चाहिए था प्लांट डेवलपमेंट रेगुलेटर, पर सॉरी, प्लांट डेवलपमेंट रेगुलेटर, पर क्योंकि पुराना नाम दिया हुआ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का एक और नाम है प्लांट हार्मोन्स। एक और नाम क्या है बेटा? प्लांट हार्मोन्स। और उसके अलावा एक और नाम है फाइटो हार्मोन्स। फाइटो का क्या मतलब होता है? कि ये प्लांट के अंदर मिलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। यस, फाइटो हार्मोन, फाइटो का मतलब प्लांट हो गया, हार्मोन्स आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है।
तो सबसे पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं टोटल आपके सिलेबस में 5 है और 5 ही पढ़ाए भी जाते हैं। सबसे पहले ये सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो काफी ज्यादा सिंपल होता है। सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्ट्रक्चर है जैसे डीएनए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज क्या है बेटा, ये डाइवर्स केमिकल नेचर के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सबका केमिकल नेचर एक जैसा है, तो डाइवर्स केमिकल नेचर है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सारे प्लांट हार्मोन लिपिड हैं या सारे प्लांट हार्मोन क्या है कार्बोहाइड्रेट है, मैं ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकता। डाइवर्स केमिकल नेचर है। डाइवर्स मतलब अलग अलग केमिकल नेचर के, सिंपल डाइवर्स केमिकल नेचर के। तीसरी चीज क्या याद रखोगे, इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंटरसेलुलर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, यस। इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, यस, क्लियर है। और एक और चीज याद रखो, ये सारे ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक समझ में आता है, सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। एक और चीज आप याद रखो, किस पे काम करते हैं, एक्ट ऑन लिविंग प्लांट टिश्यू। लिविंग प्लांट टिश्यू पे ये काम कर रहे होते हैं। जो भी प्लांट टिश्यू लिविंग है एक तरीके से, मतलब सेल्स लिविंग है टाइप के हैं, उन पर ये काम कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा है सिंपल इन स्ट्रक्चर है, डाइवर्स केमिकल नेचर है। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग टाइप के केमिकल नेचर होते हैं, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में जब आप क्लास 10th में थे तो 5 ही हार्मोन पढ़ाए गए थे, ऑक्सिन, जिबरलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, 5 ही पढ़ाए गए थे। उससे ज्यादा होते हैं, दो दो एक और होते हैं, पर आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो यहां भी क्लास 11th में आकर भी आपको, मतलब 11th की बुक का पार्ट है ना ये, तो आपको 5 ही पढ़ाए गए हैं। अब क्या है कि एनसीईआरटी कहती है कि डाइवर्स केमिकल नेचर, जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन है, ध्यान से सुनना, ऑक्सिन जो है, अगर आप ऑक्सिन का स्ट्रक्चर देखोगे ना, ऑक्सिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें इंडोल रिंग होती है। उसमें क्या होती है, इंडोल रिंग होती है। अब ये इंडोल रिंग क्या होती है, आपको अगर याद हो नहीं हो पता नहीं, आप में से कितने लोगों को पता है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है, ट्रिप्टोफान। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है, ट्रिप्टोफान। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन है। तो ट्रिप्टोफान में एक रिंग होती है ऐसे, ट्रिप्टोफान में एक ऐसी रिंग होती है, देख ऐसी, ऐसी एक रिंग होती है इस तरीके की, इस तरीके की एक रिंग होती है, इसको इंडोल रिंग कहते हैं। तो ये इंडोल रिंग किस में प्रेजेंट होती है, सारे ऑक्सिन में नहीं होती, इंडोल रिंग के कंपाउंड होते हैं ये। नॉर्मली क्या इंडोल रिंग के कंपाउंड होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। कल मेरी क्लास है, हाँ है, 100% है, सुबह है बेटा 9 बजे, यस। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंटरसेलुलर। कल की क्लास छोड़ी है क्या, इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर क्या बताया था, ये सेल है, ये सेल है, इसके बीच में केमिकल्स होते हैं, ये यहां से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, सेल्स के बीच में होते हैं, डिफ्यूजन से मूव कर सकते हैं। अब आओ जरा, तो ऑक्सिन में कौन सी रिंग होती है, इंडोल रिंग होती है। इसीलिए कहते हैं बेटा, इसीलिए कहते हैं कि ट्रिप्टोफान जो है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड इज प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन। अमीनो एसिड इज प्रीकर्सर। प्रीकर्सर समझ में आता है, प्रीकर्सर का मतलब होता है किससे बनता है, ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का प्रीकर्सर कौन है, मेरे पास ट्रिप्टोफान है। सो दूसरा आ जाओ, दूसरा मेरे पास है जिबरलिक एसिड, जिबरलिन कहते हैं इसको, जिबरलिक एसिड, यस। अब जो जिबरलिक एसिड है उसमें टारपीन होता है बेटा, टारपीन, कुछ कार्बन की रिंग होती है, मतलब टारपीन क्या है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं 10 कार्बन के आसपास या उससे ज्यादा, 20 कार्बन 10 कार्बन ऐसे होते हैं, उसमें टारपीन होता है। क्या होता है, टारपीन, यस, टारपीन होता है। तो टारपीन क्या है, कार्बन की कुछ चेन टाइप से बनती है, उसको कहते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास क्या होता है, एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, साइटोकाइनिन क्या होता है, अमीनो प्यूरिन का डेरिवेटिव होता है। अमीनो प्यूरिन किसे कहते हैं, कौन बच्चा बताएगा, सर एडिनिन को कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एडिनिन का डेरिवेटिव होता है, अमीनो प्यूरिन कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात समझना। कितने लोगों को स्ट्रक्चर याद है इसका, इधर देखेंगे सारे बच्चे,
मैंने यहां एक नाइट्रोजन बनाया, एक नाइट्रोजन यहां बनाया, ठीक है। मैं एक बार आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, ठीक है। आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा ना, तो उसमें हमारे पास आता है ये टॉपिक आता है। अब ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन लगानी होती है, एक डबल बॉन्ड यहां, इसको छोड़ के एक यहां, इसको छोड़ के एक यहां और एक यहां लगता है, बाकी आप हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दो। और यहां पर क्या है बेटा, अगर कार्बन काउंट करोगे तो यहां से 1 चालू होता है, 4, 5 और 6। अब यहां पर एक ग्रुप जुड़ता है जिसका नाम फरफ्यूराइल है, और ये 6th कार्बन पर जुड़ता है, ऐसे करके ग्रुप जुड़ता है जिसका नाम फरफ्यूराइल है। तो आपको समझना पड़ेगा कि साइटोकाइनिन, जैसे ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये प्यूरिन है। अब प्यूरिन में क्या होता है, मेरी बात समझना ध्यान से, प्यूरिन में क्या होता है हमारे पास, ध्यान सुनेंगे बेटा, 6 अमीनो प्यूरिन एडिनिन को कहते हैं हम लोग। तो हम क्या कह रहे हैं बच्चे, यहां पर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ था, यस, उसके आगे एक ग्रुप और जोड़ दिया फरफ्यूराइल। अब ये कौन सी कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 6 पर। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है N6 फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन। किसको किसको मेरी बात समझ में आ रही है, अमीनो प्यूरिन, किसको किसको मेरी बात समझ में आ रही है। सर स्ट्रक्चर याद करने या नहीं करने, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाया। सर एक बार फिर बना दो, बना देता हूं। ऐसे नाइट्रोजन बनाई, फिर मैंने कार्बन बनाई, फिर मैंने ऐसे नाइट्रोजन बनाई, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, ऐसे करके, फिर यह नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ऐसे। अब यहां पर मैंने डबल बॉन्ड बनाया, एक छोड़ के यहां, एक छोड़ के यहां डबल बॉन्ड, ऐसे। और यहां पर NH2 की वजह से इसको एडिनिन बोलते हैं, अमीनो प्यूरिन है। अब यहां पर मेरे पास एक ग्रुप जुड़ता है जिसको फरफ्यूराइल कहते हैं, फरफ्यूराइल। अगर आप ध्यान से देखो ये एडिनिन का स्ट्रक्चर है, तो एडिनिन में N6 समझ में आता है, ये छठी कार्बन है, यहां से 1 काउंट करते हैं बेटा, यहां से 1 काउंट करते हैं, 2, 3, ऐसे करके ये 6th कार्बन आ रही है। तो 6th कार्बन N6 मतलब ये वाली नाइट्रोजन, यहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है फरफ्यूराइल, तो N6 फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन किसका है हमारे पास, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन या तो एडिनिन का डेरिवेटिव है, अमीनो प्यूरिन बोल सकते हो, ये नाम है। जिबरलिक एसिड क्या है, टारपीन है। ऑक्सीजन में कौन सी रिंग होती है, एंडोल। इसीलिए क्या लिख रहा है ये, डाइवर्स केमिकल नेचर लिख रहा है। आ रही है बात समझ बेटा। फरफ्यूराइल क्या है, फरफ्यूराइल क्या है बेटा, वो टारपिनोइड था, यस। फरफ्यूराइल क्या एक ग्रुप है ना, जैसे मिथाइल एक ग्रुप होता है, ऐसे एक ग्रुप होता है फरफ्यूराइल। वो कहां जुड़ा हुआ है, इस छठी कार्बन पर नाइट्रोजन NH2 से जुड़ा हुआ है। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन आर डाइवर्स केमिकल नेचर। ऑक्सिन किसका किससे बनता है, इंडोल रिंग से। किससे बनता है, इंडोल रिंग, ये रही इंडोल रिंग, यस। फिर जिबरलिन किससे बनता है, टारपीन होता है एक तरह का। साइटोकाइनिन किससे बनता है, अमीनो प्यूरिन। अमीनो प्यूरिन मतलब मेरे पास ये प्यूरिन रिंग है। प्यूरिन रिंग क्या होती है, एक बड़ी रिंग, एक छोटी रिंग, 9 मेंबर की रिंग होती है। इसके 6th कार्बन पर NH2 होता है, इसको कहते हैं एडिनिन, सही है। यहां पर मैंने ग्रुप जोड़ दिया फरफ्यूराइल। क्या जोड़ दिया, फरफ्यूराइल। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो, इससे क्या होगा, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये देखो, ये दिख रहा है, आप पहले मुझे बताओ, ये दिख रहा है आपको, मैंने क्या किया, यहां तक ये प्यूरिन, अमीनो प्यूरिन था, एडिनिन था, ये ग्रुप जोड़ दिया, इसको फरफ्यूराइल कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अब यहां पे 1 कार्बन 1 2 रिंग में 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या है, N6 मतलब इस 6th पर जो नाइट्रोजन है उस पर ये ग्रुप जुड़ा है फरफ्यूराइल। ये क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये साइटोकाइनिन का स्ट्रक्चर है। अब जैसे ये देखो आप, ये वाला देखो। अब कैरोटिनॉइड जो होते हैं, ये होते हैं कैरोटिनॉइड, कार्बन की चेन होती है लंबी सी, ये कैरोटिनॉइड होते हैं। टोटल इनमें 40 कार्बन होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं एब्सिसिक एसिड किसका बना है, एब्सिसिक एसिड,
तो एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट में आप ABA लिखते हो, वो किसका डेरिवेटिव होता है? डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड। किससे बनता है? डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड। सर ये तो बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे याद करेंगे? जीवन खराब हो गया, नाम याद करने हैं। ऑक्सिन की इंडोल रिंग याद करनी है, जिबरलिन की टार्पीन याद करनी है, साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है? प्यूरिन का। एब्सिसिक एसिड किसका है? कैरोटिनॉइड का। कैरोटिनॉइड में 40 कार्बन होती हैं लगभग, ऐसे चेन होती है स्टेट, ऐसे 40 कार्बन। ये देखो स्ट्रक्चर देखो, इस तरीके का होता है। 40 कार्बन कहां है? ऐसे हैं, देखो यहां 20 दे रखी है, यहां 20 दे रखी है, यहां 20 है यहां तक, फिर यहां 20 है, बीच में कुछ और है, तो 40 के आसपास इसमें हो सकता है। 40 कार्बन है, आपको समझ में आ रहा है? और ये देखो 14-15 यहां है इसकी, 13-14-15 इसकी, या 14-15 तो ये बीच में इसकी, तो टोटल कितनी कार्बन है? 40 कार्बन है। कैरोटिनॉइड में कितनी कार्बन है? 40 कार्बन है। विटामिन ए जो होता है, मैंने पढ़ाया भी आपको, विटामिन ए में 20 कार्बन होती है, तो बीटा कैरोटीन उसमें होती है 40 कार्बन। तो एक बीटा कैरोटीन जो है वो कितने विटामिन ए बनाता है? 2 विटामिन ए बनाता है। कहते हैं ना कैरेट से मुझे विटामिन ए मिलता है, कैरेट से बीटा कैरोटीन मिलता है। तो मैं बस आपको यह समझा रहा हूं इस बात का क्या मतलब है। ऑक्सिन इंडोल रिंग है, जिबरलिक एसिड टार्पीन है, साइटोकाइनिन अमीनोप्यूरिन है। एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? कैरोटिनॉइड का। उसके अलावा इथिलीन जो है वो गैसियस है। इथिलीन क्या है बेटा? गैसियस हार्मोन है, गैस है, गैसियस हार्मोन है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये सारे ऑर्गेनिक हैं कि नहीं है? हाँ। ये किस पे काम करते हैं? प्लांट टिश्यू पे काम करते हैं। ये कहां होते हैं? सेल्स के बीच में होते हैं। इनका बहुत अलग अलग डाइवर्स केमिकल नेचर है। किसी में इंडोल रिंग है, कोई टार्पीन है, कोई प्यूरिन का डेरिवेटिव है, कोई कैरोटिनॉइड का है, कोई गैसियस हार्मोन है। अब समझ में आ रहा है बेटा? टार्पीन क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं, है ना? टार्पीन क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं, लगभग शायद 10 कार्बन के आसपास होती है उसमें, यस, टार्पीन में। हाँ, और वो 2 ले लेते हैं तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाता है जिबरलिक एसिड जैसा। यस, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं मेरे हिसाब से तो नहीं, पर तुम्हें क्या किसी को वो नहीं आता है? अच्छा, मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पहली स्लाइड है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्या आपको ये आता नहीं है क्या? अमीनो प्यूरिन आना चाहिए ना, ये तो आना चाहिए बेटा। प्यूरिन का स्ट्रक्चर तो आना चाहिए ना, रटने से थोड़ी होगा। स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल तो मैंने कुछ बनाया नहीं। इंडोल रिंग समझ में आ गई सबको? इंडोल रिंग पता चल रही है, इसमें तो ऐसा कुछ बनाया नहीं। फिर यहां पर मैंने क्या लिखा है? सिर्फ टार्पिन, इसका स्ट्रक्चर इन ड्रॉ किया। साइटोकाइनिन में मैंने क्या लिखा है? आप याद करो, साइटोकाइनिन में क्या लिखा है? फरफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन लिखा है। एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? कैरोटिनॉइड का, जिसमें 40 कार्बन होती हैं, और ये गैसियस है। नोट करिए, जल्दी से आगे चल रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा, मैंने याद करो पढ़ाया था कैरोटिनॉइड क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। एक यहां डबल बॉन्ड है, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। एक यहां है, फिर एक यहां है, फिर एक यहां है, एक ऐसे करके डबल बॉन्ड होते हैं। कैरोटिनॉइड 40 कार्बन का होता है। अब कैरोटिनॉइड सुनना ध्यान से, कैरोटिनॉइड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कैरोटीन जो 40 कार्बन का है, और एक होता है ज़ेंथोफिल, वो भी 40 कार्बन का होता है, पर उसमें ऑक्सीजन भी आ जाती है। तो ज़ेंथोफिल इज ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन। तो कैरोटीन आपने सुना हुआ है, ज़ेंथोफिल आपने सुना हुआ है, दोनों को मिला के कैरोटिनॉइड कहते हैं। इससे कोई हार्मोन बनता है क्या? प्लांट का बनता है। क्या नाम है उसका? एब्सिसिक एसिड बनता है। इथिलीन एक गैसियस हार्मोन है। साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है? प्यूरिन का। जिबरलिक एसिड टार्पिन का। नोट करिए, चलिए जल्दी। बेटा फरफ्यूराइल का मतलब समझ, पहले फरफ्यूराइल का मतलब समझ। देख मेरी बात समझ, फरफ्यूराइल ग्रुप ये है, ये जो यहां तक है, ये जो मैंने बनाया है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये प्यूरिन, एडिनिन का स्ट्रक्चर है। एडिनिन पता है ना आपको? एडिनिन का स्ट्रक्चर है। अब इसी 6 कार्बन पर यहां NH2 था, हाइड्रोजन हटाकर ये पूरा ग्रुप जो लगा हुआ है, इसको फरफ्यूराइल कह रहे हैं, CH2 और ऐसे करके। तो हमें सिर्फ नाम याद करना है। क्या नाम लिखती है एनसीईआरटी? क्या लिखती है? देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि साइटोकाइनिन इज बेसिकली N6। क्या लिखती है? N6।
N6 फरफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन। तो कहीं ना कहीं जैसे मान लो बेंजीन की रिंग पे मिथाइल जोड़ते हैं, OH ग्रुप जोड़ते हैं, ऐसे ही मेरे पास प्यूरिन रिंग पर मैंने कौन सा ग्रुप जोड़ा हुआ है? फरफ्यूराइल। यस, एडिनिन और प्यूरिन एक ही है, मैं आपको समझा देता हूं। प्यूरिन एक रिंग होती है, इधर देख बेटा, प्यूरिन एक रिंग होती है। अगर आपको नहीं पता मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। प्यूरिन हमारे पास एक रिंग होती है ऐसे, ये देख, दिस इज प्यूरिन, ये प्यूरिन है, ठीक है। अब ये, अब मुझे बताना, यहां पर NH2 जुड़ा हुआ है, ये एडेनिन है। तो मुझे बताओ प्यूरिन से एडेनिन बन गया? यस सर। तो एडेनिन किसकी टाइप है? प्यूरिन की। अब इस पर यहां पर एक ग्रुप जोड़ दिया फरफ्यूराइल। तो मैं अगर आपसे कहूं कि एडेनिन प्यूरिन है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब यहां डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, एक छोड़ के एक ऐसे, और फिर बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। अब ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा था, बता दिया मैंने। यूरिक एसिड बेटा एडेनिन का डेरिवेटिव होता है। यस, यूरिक एसिड एडेनिन का डेरिवेटिव होता है। हाँ, मतलब सॉरी, प्यूरिन डेरिवेटिव होता है। यूरिक एसिड क्या होता है? प्यूरिन का डेरिवेटिव होता है। कैफीन सुना है तुमने? कैफीन कॉफी में मिलता है, वो भी एक तरह का प्यूरिन होता है। बेटा आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने यहां एक डबल बॉन्ड बनाया, एक यहां बनाया, एक यहां बनाया, एक यहां बनाया। अगर मैंने यहां कोई ग्रुप जोड़ा है, उसमें डबल बॉन्ड होता, तो फिर ये वाला डबल बॉन्ड हट गया होता। क्लियर है कि नहीं है? यस। तो बॉन्ड्स डबल है, सिंगल है, वो आप करो, मैं एक बेसिक रिंग समझा रहा हूं। बायो में मैं इतना डीप जाके नहीं पढ़ाना चाहिए मुझे आपको, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं, है ना। ये स्लाइड आपके काम की नहीं, सिर्फ देखने के लिए, बनाना नहीं कॉपी में, ये भी देखने के लिए है। यस। अब हम आगे चल रहे हैं, दो टाइप के पीजीआर की बात कर रहे हैं। पहला स्लाइड आपको समझ में आ गया, दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, डाइवर्स केमिकल नेचर, इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर है, ऑर्गेनिक है, एक्ट ऑन लिविंग प्लांट टिश्यू। यस। हाँ, लगा लेना बेटा। अच्छा, इस डायग्राम में इसने लगा नहीं रखे, यहां डबल बॉन्ड होगा बेटा, यहां डबल बॉन्ड यहां होना चाहिए, फिर यहां छोड़ के यहां होना चाहिए। वैलेंसी भी तो पूरी नहीं कर रखी। क्लियर है? चले आगे, यहां तक लिख लिया, आगे चले फटाफट से, जल्दी बताओ, आगे चले भाई। बेटा मैं आपको डीएनए में दोबारा पढ़ाऊंगा, एडेनिन, गुआनिन, एटीपी, जीटीपी, ये पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर। जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि बायोमोलिक्यूल मैंने नहीं पढ़ा रखा आपको, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा वो आपको, वो खुद से पढ़ाना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं उसको यूज करता हूं इसलिए। अब आ जाओ बेटा, दो टाइप के पीजीआर है हमारे पास, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं दो कैटेगरी में, ठीक है। अब ये किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ रोल है, बेसिस ऑफ रोल। दो तरह के कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं पीजीपी, पीजीपी, पीजीपी का क्या मतलब है? पीजीपी, पीजीपी का मतलब है कि ये ग्रोथ प्रमोट करने की एक्टिविटी करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। तो ये क्या करते हैं? इनकी मैक्सिमम एक्टिविटी, इनके मोस्ट ऑफ द रोल, मोस्ट ऑफ द रोल क्या है? टू प्रमोट ग्रोथ। अब कौन सी ग्रोथ? कौन सी ग्रोथ? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं, एग्जाम्पल के लिए सेल को डिवाइड करना, सेल को डिवाइड करेंगे, सेल का साइज बढ़ाएंगे, यस, सेल एनलार्जमेंट हो गया, यस। ट्रॉपिक मूवमेंट हो गई, ट्रॉपिक मूवमेंट सुना आपने, फोटोट्रॉपिक बेंड कर जाता है, ट्रॉपिक मूवमेंट हो गई, है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट हो गई। फिर फ्लावरिंग हो गई, सीड फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, फूल आना, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूटिंग, फ्रूट फॉर्मेशन हो गई,
और उसके अलावा बेटा मेरे पास सीड डेवलपमेंट हो गई, सीड फॉर्मेशन हो गई। तो मैक्सिमम अगर मेरे पास ग्रोथ वाली एक्टिविटीज है उन्हें पीजीपी कहते हैं। इनमें मेरे पास ऑक्सिन आता है, जिबरलिक एसिड आता है और साइटोकाइनिन आता है, ये तीन आते हैं। तो पीजीपी वो होते हैं वो हार्मोन्स जिनकी मैक्सिमम एक्टिविटी ग्रोथ प्रमोट करने की है। उसके अलावा हमारे पास एक आते हैं पीजीआई, एक क्या आते हैं बेटा, पीजीआई आते हैं। क्या आते हैं? पीजीआई आते हैं, पीजीआई आते हैं। पीजीआई क्या होता है, मेरी बात समझो ध्यान से। क्या होता है बेटा, प्लांट को कई तरह का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मतलब किसी प्लांट में कीड़ा लग गया तो वो चाहेगा नहीं कि अभी ग्रो करो। किसी प्लांट को पानी कम मिला तो प्लांट क्या करता है बेटा, इनको कहते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अब ये प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट क्यों करते हैं? होता क्या है कि इन बायोटिक स्ट्रेस कौन सा होता है? इंसेक्ट का अटैक, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। समझो ध्यान से, बायोटिक स्ट्रेस और एबायोटिक स्ट्रेस और इन इंजरी प्लांट को ये हेल्प करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, स्लो करते हैं, ताकि प्लांट को टाइम मिले। प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, है ना, ताकि प्लांट सरवाइव कर सके। किस में करेंगे? स्ट्रेस, किसी भी तरीके का। व्हाट इज बायोटिक स्ट्रेस? मान लो किसी प्लांट को कीड़ा लग गया, इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, या किसी प्लांट को किसी फंजाई ने अटैक कर दिया, दे आर बायोटिक स्ट्रेस। ए बायोटिक स्ट्रेस मतलब कम पानी मिलना, ड्रॉट हो गया। मान लो एक प्लांट में, मेरी बात समझना, एक प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या उसको अपना स्टोमेटा खुला रखना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। मेरी बात समझ पा रही हो? तो ये हेल्प करते हैं स्ट्रेस में। इसमें मेनली आता है एब्सिसिक एसिड। मेनली क्या आता है? एब्सिसिक एसिड आता है। क्या आता है? मेनली एब्सिसिक एसिड आता है मेनली इसमें। और जो इथिलीन होता है ना, इथिलीन, इथिलीन क्या है बेटा? इथिलीन दोनों है। इथिलीन के रोल जो है बोथ पीजीपी एंड पीजीआई है, बट मोर रोल एज अ इनहिबिटर है। रोल ऑफ पीजीआई है, पीजीआई समझ में आता है, इनहिबिटर टाइप के, इनहिबिटर टाइप के ज्यादा रोल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में कौन आएंगे, ऑक्सिन, जिबरलिक, साइटोकाइनिन। इनहिबिटर प्लांट के लिए फायदा है कि नुकसान है? बिल्कुल फायदा है, क्योंकि स्ट्रेस में प्लांट को ग्रो नहीं करना चाहिए। तो उसमें मेनली क्या आएगा? एब्सिसिक एसिड आएगा। इथिलीन दोनों में आता है, पर ज्यादा किस में आता है? इनहिबिटर में आता है। ज्यादा किस में आता है? इनहिबिटर में आता है। मतलब मान लो 10 रोल हैं, उसमें से 6 से 7 रोल उसके इनहिबिट करने के, ग्रोथ को कम करने के। यहां तक समझ में आ रही है बेटा? पीजीपी पीजीआर क्या होता है? अब तू ऐसे सवाल पूछेगा तो पिटाई खाने का। कब कब ज्वाइन की क्लास? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। उसमें ऐसा हो सकता है कुछ प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, कैसे? सेल को डिवाइड करना, प्लांट की लेंथ बढ़ाना, ऐसे करके, इस तरीके से फूल लाना, उसमें फ्रूट बनाना, ये सारी चीजें, सीड डेवलप करना, ये हो गए। इनमें 3 हार्मोन आते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिक एसिड, साइटोकाइनिन। इनहिबिटर में मेनली एब्सिसिक एसिड। इथिलीन के जो रोल हैं वो दोनों में आते हैं। तो ये जो मैंने कैटेगरी, पीजीआर की कैटेगरी बनाई है, किस हिसाब पे बनाई है? ऑन द बेसिस ऑफ रोल बनाई है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? इंजरी में मेरी बात सुनो, अगर किसी प्लांट को इंजरी हो गई है तो उसको उस वक्त उतनी तेजी से ग्रो नहीं करता, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इंजरी वाले में इनहिबिटर आएगा। यस। नहीं श्रवण, निशाद, नीट एडवांस की पीडीएफ कैसे मिल सकती है यार? क्या बात कर रहा है? मान ली नीट एडवांस एक बुक है जिसपे काफी काम किया गया है, उसकी तुम कह रहे हो कि उसको लीक कर दें हम? मतलब क्या है इस चीज से? है, थोड़ा तो अकल लगा यार। ट्रॉपिक मूवमेंट आपने पढ़ा है बेटा? ट्रॉपिक मूवमेंट आपने सुना है क्लास 10th में? फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ बेंड करना। यस वरुण, प्यूरिन और गाउट को करेंगे। 16 क्वेश्चन गलत हुए, आरएस याद होना चाहिए। हाँ, इससे तुझे पता लगेगा और पढ़ना है।
लिख लिया बेटा, चले आगे। अगला टेस्ट शेड्यूल आ जाएगा, मतलब कल तक आ जाएगा बेटा। ए बायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस का मतलब बता देता हूं। बायोटिक स्ट्रेस मैं नोट में लिख सकता हूं या आप समझो। बायोटिक होता है किसी इन्फेक्शन, और ए बायोटिक स्ट्रेस होता है ड्रॉट, सूखा। यस, सही है। कोल्ड मतलब बहुत ठंडा हो जाना, सही है। मैं आपको नोट में लिख देता हूं, नोट में लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। बायोटिक स्ट्रेस क्या होगा, बायोटिक स्ट्रेस क्या होगा आपको। बायोटिक स्ट्रेस कौन सा है, कोई इंफेक्शन हो जाए तो उसमें क्या हो गया, इंसेक्ट फंगल इन्फेक्शन, प्लांट को फंगल इन्फेक्शन, इंसेक्ट का अटैक हो गया, इंसेक्ट का अटैक हो गया, ये सब क्या आ गया, बायोटिक स्ट्रेस में आता है। ए बायोटिक स्ट्रेस में क्या होगा, सॉल्ट, नमक ज्यादा होना। भाई ए बायोटिक स्ट्रेस में क्या होगा, ड्रॉट और सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब नमक ज्यादा होना। यस, आपको पता है कि मिट्टी की पीएच चेंज हो रही है धीरे धीरे। अगर हम कोई क्रॉप सब जगह क्यों नहीं उगा सकते, पीएच बहुत इंपैक्ट करती है। क्या हो रहा है कि हम लोग मिट्टी की पीएच बदल रही है, जो सॉइल है उसकी पीएच कैसे बदल रही है बताता हूँ। बहुत सारी जगह ग्राउंड वाटर निकाल के ऊपर मतलब इरिगेशन की जाती है, उससे क्या होता है, पानी तो उड़ जाता है और जो बहुत सारा नमक है वो सरफेस पे रह जाता है क्योंकि खारा पानी होता है। तो उससे क्या हो रहा है, सॉइल की पीएच चेंज हो रही है। अब अगर सॉइल की पीएच चेंज हो रही है तो क्या करेंगे, मान लो आपको पता है कि सॉल्ट जो होता है वो कई तरह का होता है। एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है। तो अगर पीएच चेंज हो रही है तो आपको उसका रिवर्स केमिकल ऐड करना पड़ेगा, तब पीएच नॉर्मल होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि मिट्टी की को नॉर्मल करने के लिए भी कुछ केमिकल डालने पड़ते हैं, केमिकल इनपुट बढ़ता जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो सैलिनिटी का मतलब होता है नमक ज्यादा होना मिट्टी में, वो प्लांट को नुकसान भी करता है। यस। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हो, आपने थोड़ा भी पढ़ा हो कि ये प्लांट है मान लो और ये सन है, सन की तरफ अगर प्लांट बेंड कर जाए ग्रो करते हुए तो उसे कहते थे फोटोट्रॉपिज्म। याद आया, फोटो, फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट विद ग्रोथ, उसे कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। यस, यस, ठीक है बेटा। गांव में हैंडपंप होता है, पर हैंडपंप से तुम कितना पानी निकालते हो, जो ट्यूबवेल होता है उससे ज्यादा पानी निकलता है। सारा का सारा पानी कहाँ बिछा देते हैं, मिट्टी में बिछा देते हैं, पानी उड़ जाता है, कुछ प्लांट ले लेता है, नमक रह जाएगा ना सरफेस पे, सतह पे। ज्यादा समय तक धीरे धीरे प्लांट की, सॉरी, मिट्टी की पीएच बदलती है। हाँ, लिख लिया, चले आगे। चलिए आइए। हैंडपंप डोनाल्ड ट्रंप जैसा नहीं सुनाई दे रहा। आ जाओ, पहला हार्मोन पढ़ रहे हैं ऑक्सिन। देखो क्या पढ़ेंगे हम, किसी भी हार्मोन के लिए हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है टॉपिक डिस्कवरी। सारे हार्मोन के लिए मुझे पढ़ना है, फॉर ऑल हार्मोन, क्योंकि सबकी डिस्कवरी जो थी एक्सीडेंटल थी। डिस्कवरी क्या थी, एक्सीडेंटल थी। तो मुझे क्या पढ़ना है, एक तो टॉपिक पढ़ना है डिस्कवरी, ठीक है। फिर मुझे पढ़ना है साइट ऑफ सिंथेसिस, वो हार्मोन प्लांट में कहां बनता है, ठीक है। फिर उस हार्मोन का एक टेस्ट होता है, उसे कहते हैं बायोएसे। कितने बच्चों को एलिसा की फुल फॉर्म पता है? एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ऐसे दो तरह का होता है, एक जो तुम काऊ पे लिखते थे वो शायद ऐसे होता होगा, ई से। यहां पर जो ऐसे है, यहां पर जो ऐसे वो ए से है, इसका मतलब होता है टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, टेस्ट। यस। तो हमें सारे हॉर्मोन्स का क्या पढ़ना है, टेस्ट पढ़ना है। उसके अलावा उसके क्या पढ़ने हैं बेटा, एग्जाम्पल पढ़ने हैं। उसके अलावा हमने क्या पढ़ना है, उसका एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ने हैं, उनके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। यस, क्लियर है। तो हमें डिस्कवरी पढ़नी है, साइट ऑफ सिंथेसिस पढ़नी है, बायोएस से पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं उसके एग्जाम्पल्स। हमें क्या पढ़ने हैं बेटा, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। ये चीज हमें पढ़नी है। उसके बाद हमने उनकी क्या पढ़ने हैं, रोल, रोल एंड एप्लीकेशन। रोल और एप्लीकेशन, मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना। रोल और एप्लीकेशन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सुबह सुबह प्रातः काल 5 बजे, सुनना ध्यान से,
आपके पिताजी ने आपको एक झापड़ मारा, वो रोल हो गया, उसकी वजह से आप सुबह उठ के पढ़ने लगे, वो एप्लीकेशन हो गया। तो एप्लीकेशन क्या है, उस काम का क्या यूज हुआ, मेरी बात समझो, उस काम का क्या यूज हुआ, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो रोल और एप्लीकेशन दोनों को लिंक करके पढ़ेंगे। कितने लोगों को समझ में आई? यस। तो हम मोस्ट ऑफ द हार्मोन के लिए ये बातें पढ़ेंगे, सही है? मान लो, मेरी बात सुने, मान लो एक हार्मोन है, एक हार्मोन है जो क्या करता है बेटा, जिसकी वजह से ब्रांच बनती है। अब कोई ऐसा प्लांट जिसमें ब्रांच बनने से फायदा हो, उसमें वो काम करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक हार्मोन है जिसकी वजह से कुछ प्लांट ग्रो नहीं करते, तो मैं उस हार्मोन को एज अ वीडीसाइड यूज कर रहा हूं। तो रोल होता है वो क्या काम करता है, अब उसको एग्रीकल्चर में कैसे यूज करते हैं, उसको कहते हैं एप्लीकेशन। तो रोल और एप्लीकेशन की बात करेंगे, हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, हम साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करेंगे, हम डिस्कवरीज की बात करेंगे। ये टॉपिक्स हैं जिन पे हमारा फोकस रहेगा। क्लियर है? ये टॉपिक्स हैं जहां पर हमारा फोकस रहेगा, हम सारे हॉर्मोन्स के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कवरी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन या ऑल प्लांट हार्मोन की एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। सर पीछे वाला लिखा नहीं हमने, वो लिखना ही नहीं है, बस ये बताने के लिए था कि क्या पढ़ने हैं टॉपिक। ऑल प्लांट हार्मोन्स की एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। किसी को पता है एक्सीडेंटल डिस्कवरी को क्या बोलते हैं? ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी क्या होती है? हम रोड पे जा रहे थे, हमने कुछ डिस्कवर कर दिया? नहीं। एक्सीडेंटल डिस्कवरी का मतलब होता है मैं लैब में कुछ काम कर रहा था, मैंने कुछ और डिस्कवर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कल्चर कर रहे थे, किसको? बैक्टीरिया को। यस, उन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर कर दिया। ऐसी डिस्कवरीज जो बाई चांस हो जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी बोलते हैं। यस और नो? समझ आ गया? तो मोस्ट प्लांट हॉर्मोन्स की हमारे पास क्या है? एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। कितने लोगों को याद है कि डार्विन जो है उनकी बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। बेटा सॉइल का पीएच तो पीएच मीटर से चेक होगा, पता है, याद है आपको? तो डार्विन की बुक आई थी 1859 में, 1859 में, है ना? 1857 में इंडिया में तो लड़ाई चल रही थी, पर वहां कुछ साइंटिस्ट कुछ डिस्कवरीज कर रहे थे। 1859 में उनकी बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। 1880 के आसपास, यस, 1860 है या 80 है, मतलब 19 सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं जब हम, चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन वो प्लांट पर किसी टॉपिक पे काम कर रहे थे। तो अगर मैं बात कर रहा हूं डिस्कवरी की, तो सबसे पहला काम किसका है बेटा? सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है किसका? चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। तो क्या इन्होंने ऑक्सिन डिस्कवर किया था? हां, पर वो काम तो कुछ और कर रहे थे। तो वो क्या काम कर रहे थे? वो काम कर रहे थे वर्किंग ऑन फोटोट्रोपिज्म। वो काम कर रहे थे फोटोट्रोपिज्म पे। कैसे काम कर रहे थे मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है? एक प्लांट था जिसका नाम था कैनरी ग्रास। एक प्लांट था जिसका नाम था कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास की जो शूट टिप होती है, शूट टिप, उसको उन्होंने क्या बोला? कोलियोप्टाइल। शूट टिप क्या होता है बेटा? मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ग्रास की जो शूट टिप होती है उसके बाहर एक लीफ जैसा ऐसा कवर होता है, उसे कोलियोप्टाइल बोलते हैं। वो लोग किस टॉपिक पे काम कर रहे थे? बाई चांस डिस्कवर किया ना, वो लोग काम कर रहे थे फोटोट्रोपिज्म पे। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? सुनना, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये प्लांट की टिप है, समझना ध्यान से। ये हमारे पास प्लांट की टिप है, ध्यान से देखना। ये प्लांट की टिप है हमारे पास, ठीक है? ये प्लांट की टिप है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये प्लांट की टिप है।
इस पर मैंने, ध्यान देंगे, इस पर मैंने, ये प्लांट की टिप है, टिप समझ में आता है, यहां पर ऐसे लीव जैसा कुछ कवर होगा ऐसे, इसको कह रहे हैं कोलियोप्टाइल। इसको क्या कह रहे हैं? कोलियोप्टाइल कह रहे हैं। कोलियोप्टाइल क्या होता है बेटा? ग्रास की जो टिप होती है उसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। उसने ये देखा, डार्विन ने ये देखा कि जब मैं एक साइड से लाइट दे रहा हूं, एक साइड से लाइट दे रहा हूं, तो ये टिप जो है वो ऐसे बेंड कर रही है, ऐसे। मैं लाइट कहां से दे रहा हूं? यहां से। मैं एक साइड से इस पर लाइट डाल रहा हूं, ऐसे यहां पर लाइट डाल रहा हूं, तो उसकी वजह से ये बेंड हो गया, उसकी वजह से ये क्या हो गया? ऐसे बेंड हो गया। तो क्या किया उन्होंने वो सुनो ध्यान से। इन्होंने क्या बोला, डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने बोला कि व्हेन यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन, इसका क्या मतलब? ये तो बहुत खतरनाक इंग्लिश का शब्द हो गया। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक साइड से, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट देना। यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन कर रहे हैं, इल्यूमिनेशन लीड टू बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल, बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल। क्या मेरी बात समझ में आई? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जब मैं ये टिप पे लाइट डाल रहा हूं, एक साइड से, यहां से लाइट डाल रहा हूं, देख रहे हो, एक साइड से लाइट डाल रहा हूं, उसकी वजह से ये बेंडिंग हो गई, ये देख रहे हो, बेंड हो गया। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक साइड से, इल्यूमिनेशन का मतलब लाइट देना, उससे बेंडिंग हो गई। किसकी? कोलियोप्टाइल की। किसकी हो गई? कोलियोप्टाइल। व्हाट इज कोलियोप्टाइल? कोलियोप्टाइल क्या होता है? किसी ग्रास के टिप को हम क्या बोलते हैं? शूट टिप को कोलियोप्टाइल बोलते हैं। तो वो किस पर काम कर रहे थे? डार्विन का एक्सपेरिमेंट किस पर था? कैनरी ग्रास पर। किस पर था? कैनरी ग्रास पर। यस और नो? यस। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर मैं इस टिप को कवर कर लूं, अगर मैं इस टिप को क्या कर लूं? कवर कर लूं, है ना। कवर करने का क्या मतलब है? मैं यहां से तो सनलाइट दे रहा हूं, पर मैंने इसको क्या कर दिया? इस तरीके से कवर कर दिया, टिप को कवर कर दिया, तो मेरे पास कोई बेंडिंग नहीं हो रही है। तो मैंने क्या किया? जब टिप को कवर किया तो मेरे पास क्या हो गई? कुछ बेंडिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके अकॉर्डिंग क्या निकला कि कुछ ऐसा है, सम केमिकल, है ना, वो सिंथेसाइज हो रहा है टिप में, इन टिप, ड्यू टू विच बेंडिंग अकर। तो अगर आपसे पूछा जाए किस साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था? चार्ल्स डार्विन और इस सन फ्रांसिस डार्विन। कौन से ईयर्स में? 1880 या 1860 में, एग्जैक्ट आपको बता दूंगा, पर 19th सेंचुरी में। कौन से टाइम में? 19th सेंचुरी में। अभी 1800 कुछ को हम क्या लिखेंगे? 19th सेंचुरी लिखेंगे। यस और नो? 19th सेंचुरी लिखेंगे, सही है। वो किस पर काम कर रहे थे? एक मोनोकोट है, कैनरी ग्रास। मोनोकोट की शूट टिप को हम क्या बोलते हैं? मोनोकोट की ग्रासेस की शूट टिप को कोलियोप्टाइल बोलते हैं। तो उन्होंने बोला यूनिलेटरल, एक साइड से जब लाइट डालेंगे तो ऐसे बेंडिंग होगी, कवर कर देंगे, टिप को कवर करेंगे तो कोई बेंडिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब लाइट की वजह से कुछ केमिकल बन रहा है जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है। अगर मैं आपको रियल रीजन बताऊं इसका, रियल रीजन मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये सेल है, आप समझना इस बात को, मेरे पास ये सेल है, तो जहां लाइट पड़ती है ना, इधर इधर जहां लाइट पड़ती है, उसके अपोजिट साइड के सेल्स की लेंथ बढ़ जाती है। जैसे मान लो इन सेल्स की लेंथ बढ़ गई अपोजिट साइड के, और इन सेल्स की लेंथ उतनी ही रही, तो क्या ये स्ट्रक्चर ऐसे बेंड नहीं कर जाएगा? आप में से कितने लोगों को समझ आई लॉजिक? भाई आपके पास मान लो ये स्टेम है, आपके पास ये स्टेम है, इसमें ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। मेरे पास इधर क्या है? डार्कनेस है। तो डार्कनेस में क्या होता है बेटा? डार्कनेस में ज्यादा ग्रोथ होती है, आप समझो। तो डार्कनेस में क्या होगा? मेरे पास ज्यादा ऑक्सीजन बन जाता है, मोर ऑक्सीजन बन जाता है। उसकी वजह से क्या होगा? सेल की लेंथ बढ़ गई और ये ऐसे बेंड कर गया, इधर की तरफ बेंड कर गया।
दो लाइनें हैं, एक लंबी हो जाए एक छोटी हो जाए, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बेंड कर जाएगा, ये रीजन होता है। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, फादर और सन, वो काम किस टॉपिक पे कर रहे थे कि प्लांट पे सनलाइट का क्या इंपैक्ट आता है, पर उन्होंने बाई चांस केमिकल डिस्कवर कर लिया जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। क्या ये समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। नहीं बेटा, ये किसने बोला सन से जिस साइड है उस साइड ज्यादा ग्रो करेगा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस साइड सन है उसके अपोजिट साइड ऑक्सीजन ज्यादा बनता है और वहां पर सेल की लेंथ बढ़ती है। सेल की लेंथ बढ़ने से वो सन की तरफ बेंड करता है। अगर आपके पास दो लाइनें हैं, अगर मुझे इधर बेंड करना है, तो इन दोनों में से कौन सी लाइन बड़ी होगी? ये वाली बड़ी होगी ना, तब तो बेंड करेगा इधर। अरे समझ में आ रहा है? दो पैरेलल लाइनें हैं, इसको बड़ा कर दूं तो बेंड कर जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन उस जगह बनता है जहां पर सनलाइट के अपोजिट साइड में ज्यादा बनता है। फ्रांसिस है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वो लोग फोटोट्रॉपिज्म पे ही काम कर रहे थे। कैनरी ग्रास कौन सा ग्रास है बेटा, आपको सिर्फ नाम याद करना है, ये पोएसी फैमिली में आता है कैनरी ग्रास, बस। ठीक है, यस, समझ में आ गया। इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में उन्होंने देखा कि बेंडिंग हो रही है। उन्होंने क्या देखा कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है। देखो क्या लिख रहा है, फ्रांसिस डार्विन, स्पेलिंग ठीक कर लेना यार बेटे की, हाँ। फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, रिस्पॉन्ड टू यूनिलेटरल। यूनिलेटरल समझ में आता है भाई, मैं लाइट ऐसे नहीं डाल रहा हूं, लाइट ऐसे नहीं डाल रहा हूं सीधी दोनों तरफ जा रही हो, मैं लाइट इसको एक साइड से डाल रहा हूं। बाय ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट सोर्स, वो किस तरफ ग्रो करा, लाइट सोर्स की तरफ ग्रो किया। क्लियर है? तो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वॉज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ एंटायर। अब ये क्या एक्सपेरिमेंट है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट आप लोग एक बार लिख लो, फिर मैं आ रहा हूं, और दो एक्सपेरिमेंट हैं, उसके बाद हमें फाइनली पता चल गया कि वो क्या केमिकल है, उस पर हम लोग बात करते हैं। बेटा जिन चैप्टर का बैकलॉग है, लेक्चर प्रॉपर देख के नीट एडवांस आप लगा सकते हैं। हाँ चल, बिल्कुल सही है। लिख लिया बेटा? फ्रांसिस होता है बेटा, फ्रांसिस होता है, फ्रांसिस होगा, है ना, यहाँ फ्रांसिस होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, आगे चल रहे हैं। हाँ, मंडे को मेरी सुबह एक्स्ट्रा क्लास है, ध्यान रखिएगा। पीयूष राय बिल्कुल सफिशिएंट है। पीवाईक्यू नीट एडवांस, पीवाईक्यू आप लोग कर लो, पर पीवाईक्यू आपको आते रहेंगे, आसान होते हैं। लिख लिया बेटा? लिख लिया? चले आगे। यस, बॉक्स वाला बनाना है, मर्जी आपकी, ये समझाने के लिए। इस बात को नोट में लिख सकते हो कि, नोट में लिख सकते हो कि ऑक्सीजन की जो सिंथेसिस है इज मोर टुवर्ड्स
कौन सी साइड? डार्कर साइड, यस, एंड लीड टू क्या करेगा? सेल इलोंगेशन। याद है आपको? सेल इलोंगेशन वर्ड सुना है आपने? सेल का साइज बढ़ना, ये करेगा। आप डायग्राम बनाना चाहो बना लो, आपकी मर्जी है। अब आओ जरा, सेकंड एक और साइंटिस्ट है, उसके बारे में बताऊंगा। उसका नाम चाहो आप करो चाहे मत करो, नाम बाद में लिखूंगा। उसने ऐसा क्या किया था जरा समझना। एनसीईआरटी लिखती है सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए, इसका मतलब कुछ साइंटिस्ट और थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसा किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया, ध्यान से सुनना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया, हमारे पास ये टिप है प्लांट की और हम सनलाइट भी दे रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैं साइंटिस्ट का नाम भी आपको बताऊंगा। हम सनलाइट दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आपने ये समझना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया कि ये जो टिप है और मैं यहां से लाइट दे रहा हूं, तो बेंडिंग हो रही है ऐसे, ठीक है, बेंडिंग हो रही है। क्लियर है? मेरी बात सुनना ध्यान से, बेंडिंग हो रही है। उन्होंने क्या किया, यहां पर एक प्लास्टिक की प्लेट लगा दी, माइका की, ऐसे माइका की प्लेट लगा दी। तो जो केमिकल बना वो यहां बना और नीचे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे बेंडिंग यहां होती है। तो ये जो उन्होंने लगाई, ये किसकी प्लेट लगाई? माइका। माइका क्या होता है? एक तरह का प्लास्टिक होता है। तो माइका की प्लेट लगाई, तो वहां पर उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से वो डिफ्यूजिबल केमिकल, डिफ्यूजिबल केमिकल समझ में आता है? डिफ्यूजिबल केमिकल जो है नहीं डिफ्यूज कर पाया, नॉट एबल टू डिफ्यूज, एबल टू डिफ्यूज, यस, नॉट एबल टू डिफ्यूज ड्यू टू माइका। माइका एक तरीके का प्लास्टिक है, तो उसकी वजह से कोई बेंडिंग नहीं हुई। बेंडिंग नहीं हुई सनलाइट की वजह से भी। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि केमिकल यहां बनता है टिप में, उसके बाद यहां काम करता है और बेंडिंग होती है। वो केमिकल नीचे जा ही नहीं पाया। तो माइका लगाने की वजह से, माइका मतलब एक तरह का प्लास्टिक था, उसकी वजह से बेंडिंग नहीं हुई। फिर इन्होंने क्या किया, उसकी जगह एक दूसरा केमिकल लगाया, जिलेटिन, जिसमें से केमिकल नीचे पास हो सकता है। जिलेटिन लगाया और उसकी वजह से जब यहां सनलाइट दी तो ये जिलेटिन है। ये क्या है बेटा? ये जिलेटिन है। तो जिलेटिन में से पास हो सकता है। तो इस वजह से ये जो टिप है, ये वाली टिप में मुझे बेंडिंग दिखी। जिलेटिन लगाया तो जिलेटिन की वजह से मुझे क्या दिखी बेटा? बेंडिंग दिखी। बेंडिंग कैसे दिखी? मुझे ये बेंड होता हुआ दिखा, ऐसे, ये मुझे बेंड होता हुआ दिखा। और यहां पर हमने क्या लगा रखा था? जिलेटिन। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस साइंटिस्ट का नाम था बॉयसन जेनसन। नाम हमें नहीं करना, बॉयसन एंड जेनसन था। उन्होंने प्रूफ किया कि कुछ केमिकल होता है जो डिफ्यूज करता है। सब केमिकल क्या है? डिफ्यूज करता है टिप से। डिफ्यूज फ्रॉम टिप, डिफ्यूज फ्रॉम टिप से कहां? टू डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाता है और बेंडिंग कराता है। मतलब ये केमिकल बनता यहां है, नीचे जाता था, तो ये माइका की प्लेट ने रोक दिया नीचे जाने से, तो काम नहीं हुआ, नो बेंडिंग। यहां पर बेंडिंग हो गई। क्यों हो गई बेंडिंग? क्यों हो गई बेटा? क्योंकि जिलेटिन जो है उसने अलाउ किया, जिलेटिन ने अलाउ किया क्या? डिफ्यूजन, अलाउ डिफ्यूजन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। जिलेटिन ने अलाउ किया डिफ्यूजन, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब कह रहा है कि माइका क्या करता है? यार मैं पागल वागल, थोड़ा सा दिमाग हिल गया है क्या? मैं कह रहा हूं माइका को प्लास्टिक मान। तुझे सिर्फ ये समझना है कि टिप पर केमिकल ऊपर बनता है, ऊपर से नीचे जाता है। इस प्लास्टिक ने वो केमिकल रोक दिया, जिलेटिन ने नहीं रोका, तो वो नीचे चला गया, तो बेंड हो गया। इससे मुझे क्या पता चला? मुझे ये पता चला वो केमिकल टिप पे बनता है और नीचे जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? टिप पर बनता है और नीचे जाता है, ये बात समझ में आ रही है? मतलब बनता कहीं और है, काम कहीं और करता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जो एनसीईआरटी ने दे रखा, जो ये लाइन लिखी है ना कि सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, देखो क्या लिखा है, आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ये कंक्लूड किया गया कि टिप पर कुछ ऐसा साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल, मतलब एक ऐसा केमिकल है जो टिप पर बनता है। ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस का मतलब केमिकल ट्रांसमिट होता है, नीचे जा रहा है,
दैट हैज कॉज द बेंडिंग। ट्रांसमिटेबल क्या होता है, ट्रांसमिट क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो यहां पर टिप से बन के नीचे जा रहा है। अब ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में नाम नहीं बता रहा कौन से एक्सपेरिमेंट के हैं, इसलिए हमने बता दिया कि भाई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये काम किया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने क्या किया, एक अलग प्लांट यूज किया। उन्होंने यूज ओट। ओट को कहते हैं बेटा, ओट को कहते हैं अवीना, अवीना सटाइवा, अवीना बोलते हैं, अवीना सटाइवा बोलते हैं। ओट को क्या बोलते हैं, अवीना सटाइवा। तो उन्होंने ओट यूज किया, नॉट कैनरी ग्रास। ओट कोलियोप्टाइल यूज किया, एंड क्या किया, एंड फ्रॉम टिप उन्होंने ऑक्सिन को आइसोलेट किया। ऑक्सिन को क्या किया, आइसोलेट किया। मेरी बात समझो ध्यान से। ऑक्सिन को आइसोलेट किया उन्होंने किससे, ओट की टिप से आइसोलेट किया। मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, प्लांट की टिप पे ऑक्सिन बनकर नीचे जाता है, यहां बनता है और यहां काम करता है, जहां सनलाइट पड़ती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने क्या किया, एक अलग प्लांट यूज किया और उसकी टिप में से ऑक्सिन आइसोलेट किया। पर क्या होता है कि प्लांट में ऑक्सिन बहुत कम मात्रा में मिलता है, प्लांट सोर्स में ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता। तो 1930 के आसपास, 1930 1930s के आसपास बहुत सारे साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट जगह खोज रहे थे, एनिमल्स में कहीं मिल जाएगा। इस वजह से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सिन को ह्यूमन यूरिन से निकाला। तो अगर आपको आता है डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन, क्वेश्चन आता है डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन, तो आप लिखोगे चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। ये लोग वो थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। समझो, अगर आपसे पूछा जाए आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम ओट टिप कोलियोप्टाइल, वो थे मेरे पास एफ.डब्ल्यू. वेंट, पर वो बहुत कम अमाउंट में था, काम ही नहीं कर रहा था। फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, क्योंकि फिर हमने एनिमल सोर्स देखा, ह्यूमन यूरिन देखा कि ह्यूमन यूरिन से प्लांट की ग्रोथ प्रमोट हो रही थी। तो उससे जो केमिकल मिला वो किसने किया बेटा, साइंटिस्ट का नाम है कोगल एंड स्मिथ। क्या नाम है, कोगल एंड स्मिथ। ठीक है, और उन्होंने जो आइसोलेट किया था वो ऑक्सिन कौन सा था, वो ऑक्सिन था इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या मेरी बात समझ में आई? तो डिस्कवरी किसने करी, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, कुछ और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट थे जिससे पता चल गया कि कुछ केमिकल है जो ऊपर से बन के नीचे की तरफ जाता है। ओट प्लांट की टिप से किसने निकाला, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ओट प्लांट की टिप से निकाला, पर प्लांट से मिलने वाला ऑक्सिन क्रिस्टलाइज करना, अलग करना पॉसिबल तो था, बहुत कम अमाउंट में था, काम नहीं कर रहा था। ह्यूमन यूरिन से, मैं कहता हूं एनिमल सोर्स से, फर्स्ट टाइम ऑक्सिन आइसोलेट किया, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में 1930s में वो किया कोगल और स्मिथ ने। ठीक है, और वो कौन सा ऑक्सिन निकाला, इंडोल एसिटिक एसिड। इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, ऑक्सिन इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, ऑक्सिन इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिनकी एक जैसी एक्टिविटी है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं कि अचार भी खट्टा है, नमक भी खट्टा है, आपका नींबू भी खट्टा है, तो मैं कह रहा हूं एक खास तरह का टेस्ट दे रहा है। ऐसे ही ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जिनकी वही एक्टिविटी है। तो जो इन्होंने निकाला था कोगल और स्मिथ ने, वो कौन सा निकाला था, इंडोल एसिटिक एसिड निकाला था। सही है, कहां से निकाला था, ह्यूमन यूरिन से। तो अगर आपको क्वेश्चन आए ऑक्सिन किसने डिस्कवर किया, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन। ओट कोलियोप्टाइल से किसने निकाला, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। ओट का नाम क्या है, अवीना सटाइवा। उसके बाद ह्यूमन यूरिन से किसने आइसोलेट किया, कोगल स्मिथ ने, क्योंकि एनिमल सोर्स में ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो हम उसकी और स्टडी कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ बेटा, ह्यूमन यूरिन में कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। मेरी बात सुने, जो ह्यूमन यूरिन है एक्चुअल में क्या है, ह्यूमन यूरिन एक वेस्ट है, किडनी से फिल्टर होके बनता है।
तो क्या होता है, उनमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट पे इम्पैक्ट करते हैं। तो उन्होंने देखा कि क्या ह्यूमन यूरिन से ग्रोथ हो रही थी, प्लांट में हो रही थी, तो उन्होंने उसमें से क्रिस्टलाइज किया कि कोई ऐसा केमिकल है जिसकी ऑक्सीजन जैसे एक्टिविटी है। तो 2-3 केमिकल मिले, यस, ज्यादा अमाउंट में उनको जो मिला और उसको उन्होंने बोला कि हाँ ये केमिकल ऑक्सीजन है, यस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ह्यूमन यूरिन से प्लांट को ग्रो कराना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ह्यूमन यूरिन से उन्होंने ऑक्सीजन आइसोलेट किया, यस। गोकर्ण, ह्यूमन यूरिन से प्लांट सूख जाता है बेटा, मुझे कैसे पता होगा इस तरह की बातें? संडे को लेक्चर है बॉटनी का, यस है बेटा, लगा भी होगा सुबह कल। जल्दी से करें, ऑक्सीजन को पूरा करते हैं, जल्दी फास्ट। नोट करो बेटा दोनों, ये लिख लिया आपने, ये वाला और लिख लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। हाँ बच्चे, आपके जिसका बैकलॉग है मंजिल से भी देख सकते हो, वो भी अच्छे लेक्चर है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप देखो ये वाला आपको डायग्राम समझ में आ रहा है? अब ये देख रहे हो, टिप पे लाइट डाल रहा है, बेंडिंग हो रही है, टिप काट दी, टिप कट करने को क्या बोलते हैं? टिप को कट कर दिया, उसको कहते हैं डीकैपिटेशन। क्या बोलते हैं? डीकैपिटेशन। क्या बोलेंगे? डीकैपिटेशन। तो डीकैपिटेशन करी, नो बेंडिंग, यस। कवर कर दिया, नो बेंडिंग। समझ में आ रहा है? यस, क्लियर है? अब मैं आपको दिखाता हूं, साइट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। ये लिख लिया पहले, जल्दी बताओ, ये वाला लिख लो, आगे चल रहे हैं। साइट ऑफ प्रोडक्शन, बायो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं वो बताना है बेटा। ओट की टिप बेंड नहीं करी थी, बिल्कुल करी थी। ओट वाले में क्या किया था इन्होंने, अगर आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑक्सीजन कलेक्ट करके एक कटी हुई टिप पर डाल दिया था। जैसे मान लो ये प्लांट है, ध्यान सुना, ये प्लांट है, ठीक है, और ये एक प्लेट है अगार की, इसमें इन्होंने ऑक्सीजन कलेक्ट किया हुआ है। अब ये प्लांट पे लगा दिया था, बिना लाइट के बेंडिंग हो गई थी। अब क्या है कि बिना लाइट के इसकी बेंडिंग क्यों हो गई? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मेरी बात समझो, इन्होंने क्या किया था कि ये एक प्लेट लगाई थी अगार की, उसमें पहले से ऑक्सीजन था इनके पास, तो बिना लाइट के बेंडिंग हो गई। तो इसका मतलब मुझे केमिकल जरूरी है, लाइट जरूरी नहीं है। तो ये वो अगार प्लेट थी जिसमें ऑक्सीजन था। ये क्या थी? अगार प्लेट थी। अगार समझ में आता? अगार अगार, उसमें ऑक्सीजन था। अब उसको उन्होंने कटी हुई टिप पर लगाया, उसको प्लेस किया किस पर? प्लेस्ड ऑन, ऑन क्या था? कट टिप। जो भी टिप कटी हुई थी उसे कहते हैं डीकैपिटेटेड, डीकैपिटेटेड ओट पे। यस, किस पे लगाया उन्होंने? उन्होंने उसको लगाया डीकैपिटेटेड ओट पे। किस पे लगाया? प्लेस्ड ऑन डीकैपिटेटेड ओट पे, ओट पर, और बेंडिंग हो गई थी। अब बेंडिंग क्यों हुई? क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन था। ये एक्सपेरिमेंट था ओट का। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अगार प्लेट पे या किसी, मतलब अगार, अगार क्या होता है बेटा? वैसा होता है जेली जैसा, उस पे वो ऑक्सीजन कलेक्ट कर पा रहे थे। तो फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन कलेक्ट किसने किया है? एफडब्ल्यूमेंट ने, ओट की टिप से। ह्यूमन यूरिन से फर्स्ट टाइम किसने निकाला है? तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ओट की टिप ली, उस टिप पर एक प्लेट लगाई अगार की, अगार में से केमिकल डिफ्यूज हो गया, अब बिना लाइट के बेंडिंग हो गई। भाई केमिकल तो मिल ही रहा है ना, उस तरीके से किया। यस, ऑक्सीजन टिप पर बनता है और वहां से नीचे जाता है। लॉजिक क्या है? ऑक्सीजन बनता कहां पर है? टिप पर बनता है। टिप से कहां जाता है? नीचे। लाइट की तरफ बनता है या लाइट के अवे बनता है? लाइट के अवे बनता है। कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर किया? चार्ल्स डार्विन और फ्रेंसिस डार्विन। किसने? ह्यूमन यूरिन से कोगल स्मिथ ने, इंडोल एस्टिक एसिड था। ओट से किसने निकाला? ओट का नाम है अवीना कोलियोप्टाइल।
टेस्ट सीरीज को हम इवनिंग में दे, चलेगा, चल जाएगा, पर फिक्स टाइम पे देना। डर भी लग रहा है बेटा, लगना चाहिए ना। अगार में डार्कनेस है, नहीं अगार से कोई मतलब नहीं। अगार एक ऐसा केमिकल है जिसपे आपने पहले से ऑक्सीजन लिया हुआ है। अब उसको जब आप टिप पर लगाओगे कटी हुई पे, देखो मेरे पास मान लो एक प्लांट की मैंने ये टिप उड़ा दी इतनी, तो ऑक्सीजन तो बनने की जगह ही खत्म हो गई। अब अगर मैंने उस पर एक ऐसा प्लेट लगा दिया जिसमें से ऑक्सीजन नीचे जा सकता है, तो लाइट की जरूरत ही नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा, वो बेंड कर जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था, वेंट ने, इन्होंने एक अगार पर पहले ऑक्सीजन इकट्ठा कर लिया, फिर उसको उठाकर किसी दूसरी कटी हुई टिप पे लगा के देखा, तो बिना लाइट के बेंडिंग हो गई। इससे ये प्रूफ हो गया कि भाई कोई केमिकल है जिसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं और दूसरे प्लांट पे काम भी कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बच्चे, केमिकल से ग्रो, एक बच्चा कह रहा है सर क्या हम प्लांट को सिर्फ केमिकल से ग्रो कर सकते हैं, पर लाइट फ्री है, केमिकल के पैसे लगेंगे। तूने 5 लाख रुपए लगाकर एक गोभी ग्रो करी है, तो फायदे की बात है नुकसान की बात है, मुझे बस ये बताइए। चले आगे। अब ये कहां बनता है, सुनो ध्यान से। साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है बच्चे, ध्यान सुनेंगे। ऑक्सीजन की सिंथेसिस शूट टिप पर होती है। ऑक्सीजन की सिंथेसिस कहां पे होगी? शूट टिप, है ना? सही है। रूट टिप पर भी होती है, पर मेनली शूट टिप पर। नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या होता है, मेरी बात सुने ध्यान से। प्लांट में ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में होता है, तो नेचुरल ऑक्सीजन क्या होता है बच्चे? नेचुरल ऑक्सीजन क्या होता है? नेचुरल होता है जो प्लांट से ऑब्टेन होता है। नेचुरल ऑक्सीजन क्या है? प्लांट से ऑब्टेन होता है। व्हाट इज नेचुरल ऑक्सीजन? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कहां से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। ठीक है सर। और उसके एग्जाम्पल क्या है, सुने ध्यान से। उसके एग्जाम्पल है IAA, नाम याद करना, फुल फॉर्म आ जाती है इंडोल रिंग वाला एसिटिक एसिड। मेरी बात सुनो, सबसे पहले इंडोल रिंग होगी और उसके साथ एसिटिक एसिड जुड़ा होगा। एसिटिक एसिड समझ में आता है? हाँ भाई। ऐसे IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल रिंग पर ब्यूटारिक एसिड जुड़ा हुआ है। ब्यूटारिक एसिड कितने कार्बन का होता है सर? 4 कार्बन का, वो जुड़ा हुआ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरी बात सुने ध्यान से। सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है हम लैब में बनाते हैं, यस, उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, यस, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं और उसको यूज करते हैं किसमें? एग्रीकल्चर में। यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि हम ये नेचुरल वाला यूज क्यों नहीं करते एग्रीकल्चर में? प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि बेटा नेचुरल वाला ऑक्सीजन मिलता नहीं है ज्यादा अमाउंट में। प्लांट के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में है, उस ऑक्सीजन को प्लांट से निकाल पाना मुश्किल है। तो अगर मुझे खेती में, एग्रीकल्चर में यूज करना ऑक्सीजन को, तो मैं उसे लैब में बनाऊं, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में बना पाऊंगा, फार्मर्स को देना है। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है उसको हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। उसका नाम देखो क्या है, 2,4-D। 2,4-D फुल फॉर्म देखो, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसको मेनली एज अ वीडीसाइड यूज करते हैं किसी प्लांट को मारने के लिए, तो इसको यूज करते हैं एज अ वीडीसाइड। वीडीसाइड समझ में आता है? किसी प्लांट को किल करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही मेरे पास होता है NaA। NaA इसकी फुल फॉर्म है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, एसिटिक एसिड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है, देखो इसको यूज करते हैं रूटिंग में। रूटिंग मतलब मुझे रूटिंग मतलब रूट लाने में, रूटिंग में यूज करते हैं, रूटिंग में यूज होगा। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, ऑक्सीजन जो है हमारे पास एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स है। बहुत सारे ऑक्सीजन में इंडोल रिंग होती है, पर क्या नेफ्थलीन इंडोल रिंग है? नहीं है। रिंग होती है पर इंडोल रिंग नहीं है।
तो इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी होती है, प्लांट पे काम करता है। नेचुरल ऑक्सीजन मुझे प्लांट से मिलता है, पर बहुत कम अमाउंट में मिलता है, उतना कम अमाउंट में निकाल नहीं पाता आसानी से, तो मैंने लैब में बनाया। लैब में ज्यादातर मैं एग्रीकल्चर के लिए बनाता हूं, और बहुत सारे ऑक्सीजन एज अ वीडीसाइड बनाए जाते थे, जैसे 2,4-D। 2,4-D की फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, NaA। ऐसी होता था 2,4-T, 2,4-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, एग्जाम्पल है नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन के। किसके एग्जाम्पल है बेटा? नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन के एग्जाम्पल है। यहां तक कोई दिक्कत बताओ? यहां तक कोई दिक्कत? बेटा प्लांट ग्रोथ वाला वीडीसाइड क्यों है, मेरी बात समझ ध्यान से। तेरे पास 2 लाख गेहूं के पौधे हैं, उसमें 20 पौधे ऐसे हैं जो हार्मफुल है, उनको मारना क्या गेहूं के लिए ग्रोथ प्रमोट नहीं हो रही? हो रही है। तो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में एज अ वीडीसाइड ग्रुप काम करता है। वीडीसाइड मतलब लीफ गिरा देता। आपको पढ़ाया जाएगा, एक टर्म है एजेंट ऑरेंज, वो भी बताऊंगा। पर आपको ये बात समझ में आई है कि सिंथेटिक को हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, है ना? क्लियर है? एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। बायोएस से क्या होता है पहले सुन लो। बायोएस से क्या होता है सबसे पहले तो समझो, इट इज अ टेस्ट। इट इज अ टेस्ट। क्या चीज का टेस्ट है बेटा? टू फाइंड एक्टिविटी, टू फाइंड एक्टिविटी ऑफ हार्मोन। किसी हार्मोन की मुझे क्या पता करनी है? एक्टिविटी पता करनी है, मतलब वो क्या काम करता है। और क्या पता करनी है? टू फाइंड कंसंट्रेशन, जिस पर वो काम करेगा। भाई कितने कंसंट्रेशन? 5 ग्राम पर लीटर में, ऑन विच एक्टिविटी अकर। भाई या तो मुझे उसका अमाउंट पता करना है, कितने अमाउंट में वो काम करेगा, या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक्टिविटी टेस्ट करनी है या कंसंट्रेशन टेस्ट करनी है? किसकी? हार्मोन की। जैसे मेरी बात सुनो, मेरे पास एक लीफ है, उस पर मैंने एक हार्मोन लगाया, मुरझा गया, तो वो उसका टेस्ट हो गया। तो टेस्ट बेसिकली क्या होता है? किसी भी हार्मोन का एक तरह का रोल होता है। तो हम बायोएसे से क्या पता करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं उसका काम, हार्मोन का, और कितनी कंसंट्रेशन पे वो काम हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कितनी कंसंट्रेशन पे वो काम हो रहा है। बेटा वीडीसाइड डाइकॉट के अगेंस्ट काम करता है। किसके अगेंस्ट काम करता है? डाइकॉट के। तो गेहूं के पौधों में इसको डाल सकते हैं, क्योंकि गेहूं का पौधा मोनोकोट होता है। अगेंस्ट डाइकॉट, ये डाइकॉट प्लांट की लीफ गिरा देता है। ठीक है? यस। जब इतना महंगा है तो क्यों बना रहे हैं बच्चे? मैं क्या समझा रहा हूं आपको, आप लैब में जो चीज बनाते हो और एग्रीकल्चर में यूज करते हो तो कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा नेचुरल वाले से, तभी आप लैब में बना रहे हो, नहीं तो उसको निकाल लोगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आप जब बायोटेक पढ़ोगे तो इंसुलिन हम बैक्टीरिया में बना रहे हैं, तो बैक्टीरिया में सस्ता पड़ रहा है, नहीं तो मैं लैब में भी बना सकता हूँ अमीनो एसिड जोड़ के, पर वो महंगा पड़ेगा। तो कोई भी रिसर्च, कोई भी प्रोडक्ट डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट पे भी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस। वीडीसाइड का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जो अनवांटेड प्लांट को मारते हैं। वीडीसाइड, वीडीसाइड मतलब खरपतवार को मारने वाले। भाई मैं कह रहा हूं आपको कि ऑक्सीजन का बहुत सारा रोल है जो हमने पता कर लिया। अब मैं चाहता हूं किसी प्लांट में कुछ रोल मैं अपनी मर्जी से करा सकूं। मैंने क्या किया, रोज की कलम काटी। रोज पता है आपको? रोज प्लांट की कलम काटी। मैं चाहता हूं कि उसमें जल्दी से रूट आ जाए, तो मैं ऑक्सीजन लगाऊंगा। अब मैं ऑक्सीजन जब मैं लगा रहा हूं वहां पे, आप समझना, मैं उसमें ऑक्सीजन लगाऊंगा। मेरी बात समझो ध्यान से। हाँ, हाँ। तो मैं ऑक्सीजन कहां से लाऊंगा? या तो मैं किसी प्लांट से निकालूं या मैं लैब में बनाऊं। लैब में मतलब फैक्ट्रीज में बनाऊं। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन वो होते हैं जिन्हें फैक्ट्री और लैब में बनाया जाता है, ज्यादा अमाउंट में बनाया जाता है। तो कुछ एग्जांपल हैं इसके, जैसे 2,4-D है। तो 2,4-D जो है ये ऑक्सीजन है बेटा। ये दोनों अलग अलग ऑक्सीजन है, एक ये रहा और एक ये रहा। अब ये ऑक्सीजन में से ये वाला ऑक्सीजन एज अ वीडीसाइड यूज किया जाता है, और ये रूट बनाने के लिए यूज किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? दोनों एग्रीकल्चर में यूज होते हैं ना। व्हाट इज बायोएसे?
बायोएसए क्या होता है बेटा? प्लांट हार्मोन्स प्लांट टिश्यू पे काम करते हैं, तो वो प्लांट में क्या काम करेंगे और किस कंसंट्रेशन पे काम करेंगे उसे बायोएसए कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक है अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट। अब आप देखो अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होगा? ये किसने दिया है? ये दिया है बाई वेंट। बाई वेंट। अब वेंट ने क्या किया सुनना, वेंट ने क्या किया, एक ग्राफ ऐसे प्लॉट किया, उन्होंने एक कोलियोप्टाइल लिया ऐसे और यहां पर अगार की प्लेट लगा दी ऐसे, और इसमें हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था बेटा इसमें? ऑक्सीजन प्रेजेंट था ऐसे। तो ऑक्सीजन की कितनी कंसंट्रेशन है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी बेंडिंग के। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने टेस्ट का नाम बताया। तो अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट इज बायोएस्से ऑफ ऑक्सीजन। किसका टेस्ट है? ऑक्सीजन का टेस्ट है। ऑक्सीजन के टेस्ट देखो बेटा, व्हाट इज बायोएस्से? बायोएस्से क्या होते हैं याद करो, बताया था टेस्ट होते हैं। हाँ सर टेस्ट होते हैं। किस तरह के टेस्ट हैं? काम पता करने के, और किस कंसंट्रेशन पे वो काम हुआ। तो अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट क्या है? बायोएस्से ऑक्सीजन का। किसने डेवलप किया होगा? वेंट ने। उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन यहां होगी उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। यस, उतनी ज्यादा, ये डिग्री देख रहे हो, डिग्री यहां पर, उतनी ज्यादा यहां से ऐसे बेंडिंग होगी। ये बोला इन्होंने, किसने? वेंट ने। समझ में आया? सोचो बेटा क्या होता था, मेरी बात सुने ध्यान से। क्या होता है, एग्रीकल्चर बहुत सालों से इवॉल्व हुई है। 2,4-D बहुत कॉमन वीडीसाइड पहले हुआ करता था, पर 2,4-D क्या है, वो डाइकॉट को मार देता है, इसलिए अभी उसको यूज नहीं करते, पहले किया करते थे। और इसको यूज करके वियतनाम वॉर में भी कुछ हुआ था। वियतनाम वॉर कहां हुआ था? वियतनाम वॉर और यूएस के बीच में एक लड़ाई हुई थी। उसमें क्या किया था, यूएस ने ऑरेंज कलर के बॉक्सेस में 2,4-D को भर के एरोप्लेन से गिराया था, ताकि बड़े जो फॉरेस्ट है उनकी लीफ गिर जाए। भाई मैं कह रहा हूं कि ये वीडीसाइड की तरह काम करता, तो प्लांट को मारता होगा, मारेगा कैसे? बंदूक से मारेगा प्लांट को? नहीं, उसमें कुछ नुकसान करेगा। कैसे नुकसान करता है? लीफ गिरा देता है। तो 2,4-D लीफ गिरा के मारता है। किसकी गिराता है? डाइकॉट की। तो उन्होंने ऊपर से ऑरेंज कलर के बॉक्स से ऑक्सीजन गिराया, उससे प्लांट की लीफ गिर गई और उनके सैनिक दिख गए, उनको मार दिया। तो वियतनाम वॉर में 2,4-D को यूज किया गया था। अब ये बात है लगभग 1960 के 1960s के आसपास की बात है। क्या अब हम यूज कर रहे हैं इसको? बहुत कम, रेयर। तो 2,4-D अब उतना यूज नहीं होता वीडीसाइड, पर उसका एक रोल है। क्लियर है? विद इन अ वीक आ जाएगा शुभम। यहां तक समझ में आ गया? मैं एक और नाम लिख रहा हूं आपको, एक मैंने ये लिख दिया। फर्स्ट बायोएस्से ये हो गया। सेकंड बायोएस्से का सिर्फ नाम लिख रहा हूं, नाम याद करना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना। एक प्लांट होता है क्रेस, उसकी रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है ऑक्सीजन। क्रेस रूट इनहिबिशन टेस्ट। सर ये क्या होता है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ नाम याद करना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले डिस्कवरी, सबसे पहले ऑक्सीजन की क्या पढ़ी है? डिस्कवरी। 3 पॉइंट याद हो गए। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, एफ.डब्ल्यू. वाइट ने ओट से निकाला था, कोगल स्मिथ ने ह्यूमन यूरिन से। ऑक्सीजन कहां बनता है? शूट टिप, रूट टिप पे। ऑक्सीजन नेचुरल और सिंथेटिक हो सकता है। यस, नेचुरल ऑक्सीजन के एग्जांपल IA, IBA। सिंथेटिक ऑक्सीजन के एग्जांपल 2,4-D, NaA। बायोएस्से क्या है? टेस्ट है किसका? ऑक्सीजन का। ऐसे ही बायोएस्से जिबरलिक एसिड का भी होगा। बायोएस्से टेस्ट है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, अगर आप देखोगे ना, ये मेरे ख्याल से नीट 2021-22 में भी आया था। तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, नीट 2021-22 में, शायद 2020 में शायद था, ऐसा कुछ था ये। तो अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट जो है ये आपको ध्यान रखना, मतलब उन 18, 19, 20 में से किसी या 21 में किसी एक साल में आया था। तो ये वाला नहीं पूछता है, ये रेयर है, तो इसको चाहो छोड़ दो। ये वाला टेस्ट क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है ना एनसीईआरटी में वेंट, इसलिए पूछ दिया था उसने। यस,
वियतनाम वाली वॉर में आगे बताऊंगा बेटा। बच्चे उसको नहलाया जा रहा होगा तो मार पिटाई से नहलाए जाते हैं ना बच्चे छोटे। हाँ, इसलिए आवाज कर रहा होगा, माफी चाहूंगा, है ना। हाँ, ठीक है, लिख लिया बेटा। बेटा इस ग्राफ में क्या है, टिप है, जितना ज्यादा टिप बेंड करेगी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। तो इसमें क्या है, नाम आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोएसे ऑक्सिन, तो दूसरे भी बायोएसे लिखे थे, ऑक्सिन का बायोएसे को पहचानना था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके रोल और उसकी बात करेंगे, ठीक है। हम ऑक्सिन के रोल पढ़ेंगे और मैं ऑक्सिन के 7 रोल बताऊंगा और उसकी एप्लीकेशन समझाऊंगा। तो ऑक्सिन के टोटल कितने रोल हैं बेटा, 7 रोल हैं, ठीक है। ऑक्सिन के मेरे पास कितने रोल है आपको बताने के लिए, 7 रोल है टोटल। मैं वो 7 रोल बताऊंगा आपको और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, एक एक को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 7 के 7 रोल आपको यहां पर समझाऊंगा, आपको ये 7 रोल जो है यहां पर मैं समझाऊंगा, एरो करके लिखूंगा यहां पर, और मैं उनको क्या करूंगा, आपको 7 रोल समझाकर, है ना, 7 रोल आपको समझाऊंगा ऐसे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको अगली स्लाइड पे एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं 7 रोल लिखूंगा, उसके साथ मैं उनको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको चीजें समझ आए। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन लिखूंगा एंड एप्लीकेशन, एक्सप्लेनेशन और उसकी एप्लीकेशन साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा, सही है। तो अब हम कैसे पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन एंड एप्लीकेशन में आपको आगे अगली स्लाइड पे बताऊंगा और साथ के साथ मैं आपको 7 रोल उसके दिखाता हुआ चलूंगा। ऑक्सिन के टोटल कितने रोल याद करने हैं, 7, ठीक है। तो जो हेडिंग डालनी है मुझे वो डालनी है रोल ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन प्लांट में क्या करता है, यस, और उसके 7 रोल जो हैं वो पढ़ने हमने, ठीक है, 7 रोल पढ़ने हैं और उसके साथ मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बताता चलूंगा। पहले ये नोट कर लो, ये वाला एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, हाँ बिल्कुल लिखना है। तुझे याद कैसे आएगा मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, शक्तिमान है तू, है, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। हाँ ले ले बेटा, तू आईपीओ ले ले पहले, तुम्हारे काम की जो चीज नहीं है मत करो ने। हाँ, ठीक है। हाँ, आशीष मत कर बच्चे, पढ़ाई कर। हाँ, चलो पढ़े बेटा, करें आगे, लिख लिया, आइए, चलिए आइए। सबसे पहले पहला रोल लिख रहा हूं बेटा, सबसे पहला रोल, ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है रूटिंग इन स्टेम कटिंग, रूटिंग इन स्टेम कटिंग। ये क्या होता है, आप में से कितने लोगों ने देखा है, मैं अगली स्लाइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, यहां पे देखो, आपने ये वाली वर्ड पढ़ा मैंने, रूटिंग, रूटिंग इन स्टेम कटिंग। आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारे पास जो रोज है, रोज मतलब गुलाब, उसको हम कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, या सिट्रस नींबू को, तो हमने क्या किया है, ये स्टेम काट लिया है ऐसे, यस, हमने इस तरीके से ये स्टेम काट लिया है, हमारे पास ये कटी हुई स्टेम है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये कटी हुई स्टेम है, ठीक है। इस पर मैंने ऑक्सिन अप्लाई किया, मैंने क्या किया, ऑक्सिन अप्लाई किया। जब ऑक्सिन अप्लाई किया
तो इस कटी हुई स्टेम में रूट आ जाएगी, तभी तो प्लांट की तरह उगा पाओगे इसे। इसमें क्या आ जाएगी, इस तरीके से रूट आ जाएगी, ऐसे इस तरीके से रूट आ गई। ये कौन सी रूट होती है बेटा, ये जो रूट है इसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। आप याद करो, अदर देन रेडिकल से जो रूट बनती है, किसी को याद है उस रूट को क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट डेवलप कर गई। तो ये कौन सी इंडस्ट्री में हेल्पफुल होगा, तो ऑक्सिन हेल्पफुल है कौन सी इंडस्ट्री में, हेल्पफुल है कौन सी इंडस्ट्री में, फ्लावर इंडस्ट्री में। फ्लावर वाली जो इंडस्ट्री है, फ्रूट वाली है, फ्लावर इंडस्ट्री में जहां पर स्टेम कटिंग वगैरह करेंगे, यस, प्लांट प्रोपगेशन करते हैं, इसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ये जो इंडस्ट्री होती है ना जिसमें इस तरीके से प्लांट बनाते हैं स्टेम कटिंग से, हॉर्टिकल्चर, इसमें बेनिफिट होता है। तो सबसे पहला रोल हमने क्या लिखा है, सबसे पहला लिखा है रूटिंग इन स्टेम कटिंग। रूटिंग इन स्टेम कटिंग का मतलब है ये रूट लाता है कटी हुई स्टेम में। तो कटी हुई स्टेम में ऑक्सिन का पाउडर अप्लाई कर देते हैं और उससे उसमें क्या निकल आती है, रूट निकल आती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो, यस। तो ये कौन सी रूट होगी, ये कौन सी रूट होगी, एडवेंटिशियस रूट। तो ये कहां यूजफुल हो गया, ये यूजफुल हो गया कहां पर, इन हॉर्टिकल्चर। सर आपने दो जगह लिख दिया, दोनों जगह लिखे, मर्जी है यहीं पर लिख लो उसे भी, पर कोशिश करो एक्सप्लेनेशन वाले को। दूसरा क्या है बेटा, ये प्रमोट करता है, ध्यान देना, प्रमोट एब्सिशन। अब आप में से कितने लोगों को पता है एब्सिशन का मतलब, देखो सेनिसेंस होता है नेचुरल तरीके से डेथ होना, एब्सिशन होता है किसी चीज का मुरझा के गिर जाना, एब्सिशन सड़ जाना। एब्सिशन का मतलब होता है जैसे खराब हो जाना, सड़ जाना। सेनिसेंस एक नेचुरल प्रोसेस, डेथ टाइप से होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। तो ये प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ किसका, ओल्ड लीफ एंड फ्रूट का। ये उसको मतलब गिरवाता है ओल्ड लीफ को, एब्सिशन, और प्रिवेंट करता है एब्सिशन किसका, यंग लीफ एंड फ्रूट का। यंग लीफ और फ्रूट का ये एब्सिशन प्रिवेंट करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। ऑक्सिन कैसे काम करता है मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हमारे पास ये स्टेम है, इसमें ये ओल्ड लीफ है और ये यंग लीफ है। एब्सिशन का मतलब होता है गिर जाना, डिटैचमेंट। यहां पर एब्सिशन का मतलब है डिटैचमेंट, एब्सिशन का मतलब है डिटैच हो जाना, डिटैच मतलब सड़ जाना, गिर जाना ऐसे। सेनिसेंस का मतलब होता है मर जाना, दोनों में फर्क है। एब्सिशन आर्टिफिशियल टाइप की चीज है, सेनिसेंस मोर नेचुरल है। यंग लीफ में ऑक्सिन ज्यादा होता है, ऑक्सिन ज्यादा होता है। ओल्ड लीफ में ऑक्सिन कम होता है। इस वजह से क्या होता है कि ओल्ड लीफ की एब्सिशन होगी, ये यहां से ऐसे गिर जाती है। आप मुझे बताओ कितने लोगों को ये याद है, ध्यान सुने, कितने लोगों को पता है कि जब तेज हवा चलती है तो लीफ गिरती है, ये पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता है। तेज हवा चलने से अगर लीफ गिर रही होती तो सारी लीफ गिर जानी चाहिए थी, लीफ वो गिरती है जो ओल्ड है। तो ओल्ड में क्या होता है, एब्सिशन प्रमोट हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सिन क्या है, ओल्ड लीफ में क्या है बेटा, ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन लेस है। ऑक्सिन कम होने से, है ना, एब्सिशन क्या होता है, प्रमोट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। यहां पर एब्सिशन का मतलब है यहां से डिटैच हो जाना। लीफ क्या है, मतलब अटैच नहीं है सर, अच्छे से गिर सकती है। बच्चे तुम इतने गधे हो तो मैं क्या कर सकता हूं, पूछ रहा है कि नोटबुक में पहले ये लिखें वो लिखें। भाई नोटबुक को एक पार्ट बना लेना, एक जगह सर्कल बना ले और फिर उसके आगे एक्सप्लेनेशन लिख। कौन सी क्लास से पढ़ रहा है, 5वीं क्लास में है क्या भाई? ये वाला एक पेज पे आ गया, जहां पर आ गया गोलाई में तो लिखेंगे इसको, उसके आगे से वो वाला लिख। एब्सिशन मतलब समझ में आ रहा है, सनीसेंस और एब्सिशन में फर्क। सनीसेंस का मतलब होता है बूढ़ा होना, लीफ बूढ़ी हो गई, गिर गई। एब्सिशन कई रीजन से हो सकता है, मान लो मिनरल्स नहीं मिले तो एब्सिशन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ऑक्सिन की वजह से एब्सिशन हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड की वजह से हो जाएगा। क्लियर है?
यस, मतलब डांट खाना जरूरी है, कोई लॉजिकल बात भी तो क्या करो। अब सुनो ध्यान से, थर्ड रोल सुनो, ये प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस। प्रमोट एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब है, पहले पूरी बात समझना। क्या होता है, ध्यान से देखो इधर, क्या होता है, मेरे पास ये प्लांट है, ध्यान समझो, ये प्लांट है। अब यहां पर ये टिप है, अगर टिप में ऑक्सीजन हाई होती है, ऑक्सीजन हाई है, तो टिप लगातार ग्रो करेगी, टिप ग्रो कंटिन्यूसली, और ब्रांच नहीं बनेगी, ब्रांच सप्रेस होगी, ब्रांच की ग्रोथ को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे। तो अगर टिप ग्रो करे, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अगर मैं टिप ग्रो कराऊं, मेरी बात समझो, टिप में ऑक्सीजन हाई है तो टिप लगातार ग्रो करती रहेगी और उसमें ब्रांच नहीं बनेगी, इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। आप अगर अपने घर में कभी ध्यान से सुनना, ध्यान से, एपिकल डोमिनेंस कैसे होती है, कभी आपने घर में कोई छोटा प्लांट देखा हो, तुलसी का या कोई और पौधा, उसकी अगर टिप टूट जाती है तो ब्रांच निकलती है, इसका मतलब टिप ने क्या किया है, यहां पर ऑक्सीजन है, उसने टिप को ग्रो कराया है, ब्रांच बनने नहीं दी है। इसका मतलब अगर मैं टिप रिमूव कर दूं, अगर मैं टिप रिमूव कर दूं, टिप रिमूव कर दूं, तो ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो उससे क्या होगा, ब्रांचेस फॉर्म होंगी, उससे क्या होगा, ब्रांचेस बनेंगी। और इसको यूज कहां करते हैं, इसको यूज करते हैं किसमें, टी प्लांटेशन में। टी प्लांटेशन में कैसे यूज करते हैं, आपने देखा है, जो टी, टी पता है नहीं, टी भाई, अरे चाय, चाय के बागान, उसमें टिप तोड़ देते हैं तो नीचे फैल जाता है, नहीं तो ऊपर फैलेगा तो उसमें चढ़ेगा कौन पत्ते तोड़ने के लिए, वो पत्ते तोड़ के पीछे ऐसे डालते हैं ना। तो जितनी ज्यादा ब्रांचेस, टी प्लांटेशन में क्या है बेटा, टिप को रिमूव करके मोर ब्रांचेस बनाते हैं, मोर ब्रांचेस। तो ये वाली बात क्या हो गई, ये एप्लीकेशन हो गई, ये यूज नहीं है, ये क्या है, ये एप्लीकेशन है, दिस इज एप्लीकेशन। और कहां यूज करते हैं, हेज मेकिंग। हेज क्या होता है, झाड़। आप में से कितने लोगों ने कभी पार्क में, पार्क में तो गए नहीं होंगे, खेतों में गए हो उनमें से बहुत सारे लोग, कभी पार्क वगैरह में जाओगे, जो अच्छे बड़े पार्क होते हैं, वहां पर क्या होता है, जिस जिस ट्रैक पे हम दौड़ते हैं, चलते हैं, उसके साइड में वो क्या करते हैं, प्लांट को चाहते हैं कि वो नीचे फैले, उसके लिए वो एक बड़ी सी कैंची लेके ऐसे ऐसे माली काटता रहता है, वो टिप हटाता रहता है ताकि नीचे फैल जाए। या आपने देखा है वो लोहे का हाथी, जिराफ बनाते हैं, तो वो टिप काट देते हैं, प्लांट अंदर ही फैल जाता है। तो हेज का मतलब होता है झाड़, झाड़ मतलब नीचे फैलना, समझ में आ रहा है। तो हमने यहां पर क्या रोल लिखा है, देखो, हमने लिखा है प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। प्रमोट एपिकल डोमिनेंस मतलब प्रमोट ग्रोथ ऑफ किसकी, टिप की, प्रमोट ग्रोथ ऑफ टिप, टिप की ग्रोथ कराएगा, टिप मतलब शूट टिप, यस। एंड ब्रांच को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, ब्रांच को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। इसको एप्लीकेशन क्या है इसकी बताओ, एप्लीकेशन कहां पर आ रही है बताओ, एप्लीकेशन आ रही है टी प्लांटेशन, सर दो जगह लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग। हेज का मतलब पार्क्स में, हेज मेकिंग में इसको यूज करते हैं, बड़े बड़े पार्क में। तो ऑक्सीजन टिप की ग्रोथ कराता है, ब्रांच रोकता है, यस। सबसे पहले समझ में आ रहा है, रूटिंग इन स्टेम कटिंग, जो रोज का प्लांट है उसमें ऑक्सीजन लगा दो, रूट आ जाएंगी, कौन सी रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। दूसरा है पुरानी लीफ गिरा देगा, फ्रूट गिरा देगा, यंग लीफ को गिरने से बचाएगा। तीसरा है एपिकल डोमिनेंस। चौथा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, याद करना है, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग दो हार्मोन करते हैं, एक ये है और एक इथिलीन है, यस। फिफ्थ, प्रमोट पार्थिनोकार्पी। अब पार्थिनोकार्पी क्या होता है उसको बताने जा रहा हूं। कितने लोगों को पता है पार्थिनोकार्पी, सुना है कभी, कितने लोगों को पता है पार्थिनोकार्पी,
पार्थिनोकार्पी होता है सीडलेस फ्रूट, पार्थिनोकार्पी होता है सीडलेस फ्रूट। अब मेरी बात अगर आप समझ पाएंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। आप में से इस तरीके से आपने देखा है, ये फ्लावर होता है, इसमें ये स्टिग्मा होता है, इसमें जब पॉलन गिरता है, यहां पॉलन आता है, तो पॉलिनेशन से हमारे पास इसमें ओवरी में ऑक्सिन बढ़ता है। आप समझो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि पॉलिनेशन से हमारे पास ऑक्सिन इंक्रीज होता है किसमें, ओवरी में, और फिर वो क्या होता है, फ्रूट में डेवलप होता है। वो क्या होता है, फिर फ्रूट में डेवलप होता है। आप में से कितने लोगों ने कभी कद्दू घिए इसका फ्रूट बनता देखा है? शुरुआत में एक ट्यूब बन जाती है, तो शुरुआत में ऑक्सिन थोड़ा सा होता है, उससे फ्रूट बनने लगता है। अगर उस फ्लावर की पॉलिनेशन हो जाती है तो पूरा बड़ा लौकी तो मतलब बन जाता है, तोरी, कद्दू, कद्दू मतलब किसको बोल रहे हैं हम, पंपकिन को बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने कभी पंपकिन का फ्लावर देखा हो तो उसमें क्या है, थोड़ा सा फीमेल फ्लावर में फ्रूट बन रहा है, ऑक्सिन बढ़ने से ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। पर कुछ ऐसे प्लांट है, सम प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें विदाउट पॉलिनेशन या विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑक्सिन का लेवल बढ़ जाता है। विदाउट पॉलिनेशन ऑक्सिन का क्या है, लेवल इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए उनमें सीडलेस फ्रूट बनता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये नेचुरल बात है, दिस इज नेचुरल, जो ऊपर लिखी मैंने, ये नेचुरल कंडीशन है, दिस इज नेचुरल कंडीशन, कि जब पॉलिनेशन होगी तो क्या बढ़ेगा, ऑक्सिन का लेवल बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट हैं जैसे सीडलेस कुकुम्बर, वहां पर क्या होता है बेटा, हमारे पास एग्जांपल में बनाना लिख सकते हैं यहां पे, वहां पर सीडलेस फ्रूट होता है। सीडलेस फ्रूट क्या होगा बताओ, प्रमोट पार्थनोकार्पी, एग्जांपल बनाना। एग्जाम बेटा आपको मैं ये 7 रूल लिखवा दूंगा, बिना समझाए आप रट लोगे, पर एग्जाम में भूल जाओगे। आपको जब भी ये चैप्टर आए तो आपको ये याद आए कि मुझे ऑक्सिन के 7 रूल याद हैं। सबसे पहले मेरे पास रूटिंग इन स्टेम कटिंग, दूसरा एप्सिशन वाला, तीसरा एपिकल डोमिनेंस, चौथा पाइनएप्पल में फ्लावरिंग, पांचवा प्रमोट पार्थनोकार्पी। समझो पार्थनोकार्पी क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनना। नॉर्मली क्या है कि ओवरी धीरे धीरे फ्रूट बनाना स्टार्ट कर देती है, पर अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ओवरी सूख जाती क्योंकि ऑक्सिन मिलता नहीं है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हो जाता है, ऑक्सिन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के ऑक्सिन का लेवल बढ़ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेगा चल तो जाएगा, लेकिन दिक्कत यह एग्जाम में याद नहीं आएगा बिना रीड किए। मेरी बात समझो, तुम्हें रिवीजन का एक तरीका पता होना चाहिए। जब आप रिवीजन पहली बार करो तो आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो, दूसरी बार भी पढ़ो, तीसरी बार में एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप ये साथ करोगे, आंख बंद करोगे, एक्सप्लेनेशन याद आएगी। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिना लिखे कैसे याद आएगी तेरे को? क्लियर है? ये देख, लिखना है लिख लो एक बार फटाफट से, ये वाला लिख लो, ये जगह रखना, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? बेटा ऊपर नीचे भी याद कर सकता है, लेकिन तुझे याद आने चाहिए 7 रोल। जब भी तू आंख बंद करके ऑक्सिन सोचे तो तुझे अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट याद आना चाहिए, 3 साइंटिस्ट कोगल स्मिथ, डार्विन और वेंट का काम याद आना चाहिए, कैनरी ग्रास पे किसने काम किया, ओट पर किसने काम किया, ये याद आना चाहिए। उसके बाद नेचुरल सिंथेटिक याद आना चाहिए, और 7 रोल दिमाग में आने चाहिए। जब तक तुम्हें हार्मोन ऐसे याद नहीं है तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन गलत करके आओगे। तुम्हें जब अब मेरी बात सुन, क्या होता है, मेरी बात समझिए ध्यान से। जब मैं बहुत बड़ी बाउंड्री बनाता हूं तो इतना याद हो जाता है। अगर मैं सिर्फ रोल लिखा के आगे बढ़ जाऊंगा तो क्या होगा, तुझे बिना एक्सप्लेनेशन की याद नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहा है, नहीं पा रहा है? इतनी बात समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है? यस, बिना एक्सप्लेनेशन की याद नहीं होगा। तो एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं ये वाली स्लाइड्स भी दिखाऊंगा एक बार, पहले मैं समझा देता हूं। पार्थनोकार्पी समझ में आया कि नॉर्मली जब फ्रूट डेवलप करता है तो पॉलिनेशन की वजह से ऑक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सिन का लेवल बढ़ने से फ्रूट बन जाता है। लेकिन अगर पॉलिनेशन नहीं तो वो ओवरी सूख जाती है। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें बिना पॉलिनेशन के फ्रूट बन जाता है।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। ये देख लो एक बार, हमने वो वाला पाइनएप्पल वाला जरूरत ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं करनी। ये समझ में आया, टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग। भाई बड़ी बड़ी कैंची से वो क्यों काट रहा है? ताकि नीचे फैल जाए। वो ऑक्सीजन घटा रहा है बढ़ा रहा है? मान लो मैं टिप काट रहा हूं तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। उसकी वजह से ब्रांच बन रही है। व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस? डोमिनेंट मतलब टिप क्यों डोमिनेंट है? क्योंकि टिप में ऑक्सीजन ज्यादा है। अगर टिप में ऑक्सीजन नहीं होगी, टिप काट दूं, ऑक्सीजन हट गया, तो ब्रांच निकल आएगी। आपको शायद नहीं पता, ये किसको पता है? खीरा, लौकी, तोरी, इनका फीमेल फ्लावर वाला होता है, फीमेल और मेल फ्लावर मतलब लगते हैं। उनमें एक प्रोसेस होता है, उसको 3G कटिंग कहते हैं। जैसे मान लो खीरे का प्लांट ये इतना बड़ा ग्रो किया, उसमें अभी 20 लीफ 30 लीफ है, आपने इसकी टिप तोड़ दी तो ब्रांच निकल आएगी। समझ में आ रहा है? ब्रांच आ गई। तो ये फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकेंड जनरेशन आ गई। इसकी भी टिप तोड़ोगे तो इसकी भी ब्रांच आएगी। इस जो तीसरी ब्रांच आएगी ना, उसमें ज्यादा फीमेल फ्लावर लगेंगे। फ्रूट किससे बनता है? मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर से? फीमेल फ्लावर से। किसमें? खीरे में, लौकी में, तोरी में। तो आप 3G कटिंग करते हैं उसकी। कैसे करते हैं? ये प्लांट ग्रो किया, टिप तोड़ दो, ब्रांच आ गई, फिर टिप तोड़ दो, तीसरी लेवल की जो ब्रांच आएगी उसमें ज्यादा क्या होंगे? फीमेल फ्लावर होंगे। यस। हाँ, पार्थेनोकार्पी बाहर से यूज कर सकते हैं। छुट्टी कब होगी बेटा? ऑक्सीजन तो पूरा करेंगे ना। तुम लोग कह रहे थे सर सारा एक ही दिन में करा दो, बिना समझाए करा दूं? नलायकों, कल पढ़ेंगे बेटा, इसको पूरा करेंगे। 4 हार्मोन है, हो जाएगा। सबसे ज्यादा टाइम ऑक्सीजन में ही लगता है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इधर देखो, हमने पढ़ना है 6th रोल। 6th रोल में क्या है? ऑक्सीजन जो है एक्ट एज वीडी साइड अगेंस्ट डाइकॉट, अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन देखना। ऑक्सीजन क्या करता है जरा समझना। ऑक्सीजन क्या करता है हमारे पास? मेरे पास ये डाइकॉट प्लांट है और ये मेरे पास मोनोकोट प्लांट है। मैं दोनों पर ऑक्सीजन स्प्रे कर रहा हूं, लीफ पर ऑक्सीजन स्प्रे कर रहा हूं। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन इन डाइकॉट लीफ फॉल प्रमोट करता है, लीफ को गिरा देता है। इसको कहते हैं डीफोलिएटर। डीफोलिएटर देखो, फोलिएज का मतलब होता है लीफ, डीफोलिएटर मतलब लीफ गिरा देना। सही है। तो ये मोनोकोट है, तो मोनोकोट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मोनोकोट मतलब ग्रास, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। और डाइकॉट में क्या करेगा? लीफ गिर जाएगी, लीफ फॉल। अब इसको यूज कहां करेंगे? मान लो मुझे इसको यूज करना है, इसको कहीं यूज कर सकते हैं घास के मैदान बनाने के लिए। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है बेटा? एप्लीकेशन है इसकी, एप्लीकेशन क्या है? ग्रास के मैदान, ग्रास के लॉन, ग्रास लॉन जिसमें डाइकॉट वीड होता है। डाइकॉट क्या है? वीड है। सही है। और किसको यूज करते हैं बेटा? यूज क्या करते हैं बताओ इसमें, अगर किसी को समझ में आ रही हो मेरी बात। यूज क्या करते हैं? ऑक्सीजन कौन सा यूज करते हैं? 2,4-D, 2,4-D यूज करते हैं। कैसे काम करता है? डाइकॉट में। घास के मैदान कैसे बनाएंगे? डाइकॉट क्या? वीड है, और ग्रास क्या है? मोनोकोट है, उसकी लीफ नहीं गिराएगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ये घास की लीफ नहीं गिराएगा, ये घास की लीफ नहीं गिराएगा। किसकी लीफ गिरा देगा? किसको मार देगा? डाइकॉट को मार देगा। यस। हाँ मोहम्मद कैफ बेटा, छुट्टी का वक्त हो गया। ठीक है, यस, है ना? तो 2,4-D एक्ट एज अ वीडीसाइड अगेंस्ट डाइकॉट। एप्लीकेशन क्या है? घास का मैदान। मैं यहां पर अगर लिखूं, एक और चीज ऐड कर सकता हूं यहां पर आपके लिए, एजेंट ऑरेंज। याद करो, 2,4-D
यूज एज एजेंट ऑरेंज, ये आपकी हिस्ट्री की बुक में था सर, हमें याद नहीं किस में, वियतनाम वॉर में, वियतनाम वॉर में ये था। ठीक है, यस। अब लास्ट रोल देखो ऑक्सिन का, कितने हो गए, 6 हो गए, 7वां रोल देखो, सेवंथ रोल, ध्यान सुनेंगे। ये प्रमोट करता है, प्रमोट क्या, जाइलम डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, आप मेरी बात सुनो, ये मेरे पास ऊपर में टिप है, इधर देख बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको। मेरे पास ये प्लांट की टिप है, ये प्लांट की यहां पर टिप है, यहां डिवाइडिंग सेल्स है, यहां मेरे पास ये डिवाइडिंग सेल्स है, ये डिवाइडिंग सेल्स है। अब जब ये ग्रो करेगी, परमानेंट सेल्स बनेंगे, तो यहां जाइलम भी तो बनेगा। अब यहां पर मेरे पास डिवाइडिंग सेल्स ये ऊपर चले गए, तो यहां पर मेरे पास जाइलम वाइलम नहीं बनेगा, ये जाइलम बनेगा, फ्लोएम बनेगा। तो जो जाइलम बनाना होता है, जैसे मान लो ये ऊपर ग्रो कर गया डिवाइडिंग सेल्स की वजह से, तो जो शूट टिप है या रूट टिप, वहां पर क्या है, जाइलम बना रहा होता है। तो ये क्या करता है बेटा, ये क्या प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम बनवाता है, किससे, डिवाइडिंग सेल से। एंड एक तरीके से सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करने के लिए कैसे, बाई एनलार्जमेंट, ये सेल की लेंथ बढ़ा के उसको डिवाइड करवाता है। भाई मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कोई सेल बिना एनलार्ज हुए डिवाइड कर सकता, नहीं कर सकता? तो ये दो चीजें प्रमोट कर रहा होता है, एक सेल डिवीजन और एक सेल एनलार्जमेंट। सेल, देखो मेरी बात सुनो, एक सेल है, वो बड़ा होगा फिर डिवाइड करेगा, डिवाइड कराता है साइटोकाइनिन, उसको बड़ा कौन कराता है, ऑक्सिन। लेकिन बिना बड़ा हुए अगर सेल डिवाइड करे तो साइज चीज का थोड़ी बढ़ेगा। जैसे मान लो ये सेल है, मेरी बात समझ ध्यान से, ये सेल है, अब एक हार्मोन ने इसको ऑक्सिनेज का क्या कर दिया, साइज बढ़ा दिया, साइटोकाइनिन ने इसे डिवाइड कर दिया, यस, डिवाइड करके 2 बना दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें कि दोनों हार्मोन जरूरी है सेल को डिवाइड कराने के लिए, दोनों हार्मोन जरूरी है। तो यहां पर सेल डिवीजन का मतलब क्या है, सेल एनलार्जमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सिन प्रमोट करता है जाइलम डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन करता है बाई सेल एनलार्जमेंट। है, मैं कहां चला गया, अलैक? ठीक है, कल इसे कंप्लीट करेंगे सुबह 9 बजे, आप रिवाइज करके आए ऑक्सिन को। हम लोग 4 हार्मोन है, क्यों 4 पढ़ पाएंगे, क्योंकि ऑक्सिन सबसे बड़ा होता है। 2 छोटे हैं इसमें, एक छोटा है, एब्सिसिक एसिड में ज्यादा है नहीं, तो मेन 3 पढ़ने हमें, जिबरलिक एसिड, साइटोकाइनिन और इथिलीन। एब्सिसिक एसिड बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो कल वाली क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर आपका। और अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है, ऐसा नहीं है कि बिना एक्सप्लेनेशन की चीजें याद होंगी। नोट्स में एक्सप्लेनेशन लिख लो, जब आप रिवाइज करोगे तो बस कैसे रिवाइज करना है आपने, आपको पता है, सिर्फ कैसे रिवाइज करना आपने ये भी पता है आपको। यस, आपको फिर ये 7 रोल ही रिवाइज करने, लेकिन ये याद कैसे आएगा, जैसे ही आपको ये लिखे तो एजेंट ऑरेंज याद आना चाहिए, ये लिखो पार्थेनोकार्पी तो ये याद आना चाहिए कि भाई ऑक्सिन बढ़ता है तो फ्रूट बनता है। यस, ये वाली बात में याद आनी चाहिए कि कैसे हेज मेकिंग करते हैं टी प्लांटेशन में। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? मान लो मैं किसी प्लांट की टिप काट रहा हूं, ब्रांच बन रहा है, तो उसमें कौन सा हार्मोन घट रहा है, ऑक्सिन घट रहा है। अगर मैं कहूं ऑक्सिन डिक्रीज बाई बाई ग्रोथ ऑफ टिप और डीकैपिटेशन, डीकैपिटेशन टिप काटने से, यस और नो, यस और नो? ठीक है, यस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आज एक बार रिवाइज करेंगे सिर्फ ऑक्सिन को अच्छे से, एनसीईआरटी की एक लाइन, मैंने सारी लाइनें कवर करी हैं, आप आराम से रिवाइज करेंगे। देखो ये आपको आराम से आ जाएगा, जैसे फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, देखो आराम से एक लाइन समझ में आएगी। फिर लीफ ड्रॉप, ड्रॉप समझ में आता है, गिरना, अर्ली स्टेज में, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, अर्ली स्टेज मतलब यंग में, और ओल्ड लीफ को गिरा देगा फ्रूट को, ये सारे हैं। रूटिंग इन स्टेम कटिंग, तो प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है, एक रोज के प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाना, यस, हॉर्टिकल्चर में यूज कर रहे हैं।
फिर देखो एपिकल डोमिनेंस, अगर मैं शूट टिप काट दूं तो उसे क्या लिखेंगे, डीकैपिटेशन। ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, लेटरल बड याद आया किसे कहते हैं, ये देखो इसमें मैंने ये टिप काट दी ये वाली, तो यहां से बड से ब्रांच आ जाएगी। इसको कहां यूज करते हैं, टी प्लांटेशन में, हेज मेकिंग में। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, टी प्लांटेशन में जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी उतनी ज्यादा लीफ बनेंगी, इस वजह से। डीकैपिटेशन मतलब टिप रिमूव करना। ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, लेटरल बड समझ में आता है, यहां पर जब लेटरल बड बनेगी, यहां पर एक्सिलरी बड बनेगी, इसी से तो ब्रांच बनेगी। यस, क्लियर है, बताओ। ये देखो, और ऑक्सिन को कहां यूज करते हैं, पार्थेनोकार्पी। देख लो फटाफट से, पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी आपको पता है बनाना, हमने इसने एग्जांपल टोमेटो लिखा, लिख सकते हैं, टोमेटो लिख सकते हैं। हर्बिसाइड, और बेनली किसका, ये आया था 2024 में या 25 में आया हुआ है। किसको मार रहे हैं, डाइकोट को मार रहे हैं, ठीक है। और नॉट अफेक्ट किसको, मोनोकोट को अफेक्ट नहीं करता, इसीलिए इसको क्या करते हैं, घास के, वीड फ्री घास के मैदान बनाते हैं। यस, कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। ये देखो लास्ट करा हमने एक एक लाइन एनसीईआरटी। यस, ठीक है बेटा, चलिए। हाँ, मैं कल से आपको रिवीजन प्लान देता हूँ, है ना, कल क्लास खत्म करके क्लास में भी दूंगा और वैसे भी बताऊंगा, एक वीडियो डाल के प्रॉपर प्लान दूंगा, प्रॉपर तरीके से 1 महीने मेरे हिसाब से चलोगे आपको हो जाएगा। यस, बाय। एनसीईआरटी मेरे नोट्स में, आप नोट्स अच्छे से करिए, बाय।